नमस्कार, मैं हूं रंजना दवे। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम की हेडलाइंस पर। गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार में जुटे मोदी और केजरीवाल, मतदाताओं का दिल जीतने की कोशिश। गुजरात भाजपा ने बागी नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता, 7 नेता पार्टी से सस्पेंड। और महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा शिवाजी पर की गई टिप्पणी का वडोदरा में विरोध, महाराष्ट्रीय समाज ने की माफी मांगने की मांग। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमनाथ समेत सौराष्ट्र के 4 स्थलों पर आम सभा को संबोधित किया। गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रथम चरण का मतदान 1 दिसंबर को होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आप समेत तमाम पार्टियां प्रचंड प्रचार कार्य में जुटे हैं। वहीं चुनाव प्रचार का मोर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संभाला है। आज उन्होंने सोमनाथ समेत सौराष्ट्र के 4 स्थलों पर जन संबोधन किया। सोमनाथ पहुंचकर उन्होंने पहले भगवान श्री सोमनाथ महादेव जी के दर्शन किए और उनके आशीर्वाद लेकर उन्होंने अपने प्रचार कार्य का प्रारंभ किया। उन्होंने अपनी जनसभाओं में कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास की गारंटी है, जो कहकर नहीं करके बताती है। आज घर घर तक पानी पहुंचा है और बहुत ही जल्द गुजरात की स्कूलों में 5G का तबक्का भी शुरू होगा। उन्होंने कहा कि ये चुनाव केवल 5 साल के लिए नहीं, बल्कि आगामी 25 वर्ष कैसे बीतेंगे उसके लिए है। उन्होंने 20 साल पहले की आम जनता के लिए सुविधाओं को आज के साथ जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के विकास की गाथा कही। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले लोग गुजरात का भला करने की बात करते हैं, उनकी बातों में न आए, क्योंकि ये गुजरात का नहीं खुद का भला करेंगे। आज આપણે ખેતીને નફાના ધોરણ પર લઈ જવાની દિશામાં કામ કરી રહ્યા છે અને 2 દશક પહેલા કોઈ કદાચ આના માટે વિચારી નહોતું શકતું। ભાઈઓ, આપણા ખેડૂતોને પાણીની સમસ્યામાંથી મુક્તિ અપાવવા માટેનું અભિયાન આપણે ચલાવ્યું, સાથે સાથે વીજળીના સંકટમાંથી એને મુક્તિ અપાઈ। મને યાદ છે એ જમાનો હતો કે ટ્રાન્સફોર્મર બળી જાય ને, કારણ કે વીજળીના ઠેકાણા નહીં, ઉતાર ચઢાવ ચાલ્યા કરે એટલે ટ્રાન્સફોર્મર બળી જાય, પાક પીળો પડી જાય, ગાંધીનગરમાં ચક્કર મારે, ધારાસભ્યો દોડાદોડ કરે, ટ્રાન્સફોર્મર બદલતા બદલતા 2-3 મહિના જતા રહે, સિઝન પૂરી થઈ જાય, પાક આખો પીળો પડી ગયો હોય, ખેડૂત બિચારો બરબાદ થઈ ગયો હોય, આપણે આવીને બદલ્યો, ફોન કરો ને ટ્રાન્સફોર્મર બદલાય એવો જમાનો આપણે લાવી દીધો હતો। પછી તો સ્થિતિ એવી લાવી કે ટ્રાન્સફોર્મર બળે પણ નહીં ભાઈ। સિંચાઈની સુવિધાઓ વધારવા માટે આપણે અનેક કામો કર્યા, નહેરોના કામો કર્યા અને આના કારણે અમારો ખેડૂત આજે 3 પાક ઉગાડવા માંડ્યો છે, એનો લાભ થવા માંડ્યો છે। ભાઈઓ, ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે ગુજરાતમાં ખેતીને મહાસંકટમાંથી બહાર કાઢી અમે ગામડાને બચાવી લીધું છે। नहीं तो अमरू गुजरातनु अने खास करीने कच्छ काठियावाड़नु गुजरात सौराष्ट्रनु अमरू गामडું खाली थतुं जाय, लोको मजूरी करवा जाए पण गामडे पाछा आववानुं पसंद नहोता करता। एवा दिवसों हता। आपणे ज्यारे ज्योतिग्राम योजना लाया ने त्यां घरमां तो 24 कलाक वीजળી मळी, पण ज्योतिग्राम योजनाना कारणे खेडूतने वीजળી पाकी मळवानी नक्की थई गई कि आटला कलाक मळे एटले मळे, दिवसे मळे एटले मळे। एना खेतीमां पानी बिना पाक सुकाय नहीं, एना माटे जे वीजળી जोईए मळे एटले मळे। आ आपणे करी शक्या। अने आपणे ज्यारे किसान हित ऊर्जा शक्ति योजना खुशी एनी ज्यारे कर्यो, 1 लाख थी वधारे ट्रांसफॉर्मर आपणे लगाव्या, 1 लाख करता वधारे ट्रांसफॉर्मर। अने आपणा सरकारने सौथी मोटो लाभ मोटो कर्यो कृषि महोत्सव। जून महीनामां साहेब 35-40 डिग्री तापमान होय અને ગુજરાતના ગામડે ગામડે કુશીરત ફરતો હોય, ખેડૂતોની સાથે બેસીને ખેડૂતમાં ખેતીમાં કેવી રીતે બદલ લાવવો, કેવી રીતે આધુનિક ટેકનોલોજી લાવી, બિયારણ કેવી રીતે લાવવું, જમીન માટેને મને બધા સોઇલ ટેસ્ટિંગના કામ કેવી રીતે કરવા, બીજથી લઈને બાજાર સુધી અમારા ખેડૂતને તૈયાર કરવાનું કામ આપણે આ કર્યું। અને ગુજરાતમાં નહેરો દ્વારા પાણી પહોંચાડ્યું, બીજી બાજુ કૃષિ મહોત્સવ દ્વારા માહિતી પહોંચાડી। અને આજે આપણા
70,000 કિલોમીટર નહેરોનું નેટવર્ક, ભાઈઓ કોઈ કલ્પના કરે છે 70,000 કિલોમીટર નહેરોનું નેટવર્ક આ આપણા ગુજરાતના ખૂણે ખૂણે પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કર્યો છે અને એના કારણે આપણા 1.25 કરોડ સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ, આપણા ગુજરાતમાં 1.25 કરોડ સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ, માટીની પહેચાન, એનું કામ આપણે ત્યાં કર્યું છે અને એના કારણે ખેડૂતે પોતાને કયું બીજ વાવવું, કયું ખાતર નાખવું, કઈ દવા નાખવી, એની બધી એને સમજ્યા પડે। गुजरात विधानसभा चुनाव में लगातार प्रचार में जुटे हुए अरविंद केजरीवाल हालोल में रोड शो के लिए वडोदरा एयरपोर्ट आए। गुजरात विधानसभा चुनाव के मतदान के अब चंद दिन बचे हैं। ऐसे में गुजरात में चुनाव प्रचार तेजी पर है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पिछले कई दिनों से लगातार गुजरात में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में आज से उनके एक और गुजरात दौरे का प्रारंभ हुआ है, जिसके तहत अरविंद केजरीवाल वडोदरा एयरपोर्ट पर आए। यहां उनका आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पर वडोदरा के पार्टी प्रत्याशियों को सोमनाथ में कैद किए जाने पर उन्होंने कहा कि वे सभी ट्रेनिंग के लिए सोमनाथ गए हुए हैं। मैं अभी वडोदरा में लैंड किया और गुजरात के अंदर बहुत अच्छा माहौल है। 27 साल के भाजपा के कुशासन से लोग बहुत परेशान हैं। कांग्रेस कोई विकल्प नहीं है और आम आदमी पार्टी को युवा, किसान, महिलाएं सब लोग एक बहुत बड़ी उम्मीद के रूप में देख रहे हैं। नहीं, सब हमारे हैं, वो ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं। वो ऐसा मिला है कि सोमनाथ रुके हुए। हाँ, वो सोमनाथ ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं। तो कोई उम्मीदवार सब साथ है, कोई चिंता मत कीजिए। गुजरात भाजपा में टिकटों के आवंटन को लेकर इस बार खुलकर कई नेताओं ने बगावत की थी, जिन पर पार्टी ने ठोस कार्यवाही करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर काफी गहमा गहमी दिख रही है। प्रदेश में 27 साल से सरकार चला रही बीजेपी के प्रदर्शन पर सबकी निगाहें टिकी हैं। पार्टी एक बार फिर से राज्य में कमल खिलाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन बागी नेता पूरा गेम बिगाड़ने में लगे हैं। बागियों पर अब बीजेपी ने सख्त एक्शन लिया है। गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने पार्टी से बगावत करने वाले 7 नेताओं को निष्कासित कर दिया है। इन नेताओं ने पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय नामांकन किया है। पार्टी से निष्कासित होने वाले नेताओं में वाघोड़िया से मधु श्रीवास्तव, केशोद से अरविंद लाडाणी, पादरा से दीनू पटेल, नांदोद से हर्षद वसावा, बायर से धवल सिंह झाला, महिसागर से जयप्रकाश पटेल और धानेरा से मावजी देसाई का नाम शामिल है। प्रदेश अध्यक्ष ने इन सभी को पार्टी के विरुद्ध कार्य करने के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। गुजरात भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल ने पहले ही इन बागियों को संभालने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उनके नहीं मानने पर अब पार्टी से निकाल दिया गया है। महाराष्ट्र समाज के वडोदरा शहर के अग्रणियों ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा शिवाजी महाराज पर की गई टिप्पणी मुद्दे विरोध प्रदर्शन किया। वडोदरा शहर में महाराष्ट्र समाज द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने छत्रपति शिवाजी महाराज पर की टिप्पणी मुद्दे आज सयाजीगंज डेरी सर्कल के पास एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के राज्यपाल पर तत्काल इस मुद्दे एक्शन लेने की मांग की गई। वहीं महाराष्ट्रीय समाज से माफी मांगने की भी बात कही गई। एक यूनिवर्सिटी के अंदर महाराष्ट्र के महान राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि शिवाजी महाराज का इतिहास पुराना हो गया, शिवाजी महाराज पुराने हो गए, वो हमारे मराठी और मराठा संप्रदाय को बहुत ही दुखद घटना बनी है। उन्होंने बहुत हल्की कक्षा का ये वर्णन किया है, ये निवेदन दिया है। इसको चलते पूरे महाराष्ट्र में तो एक आग प्रसर चुकी है, लेकिन यहाँ बड़ौदा स्थित बड़ौदा में रहने वाले मराठाओं को आज दोपहर में 2 घंटे पहले ही हमने कहीं न कहीं एक फेसबुक द्वारा जो सोशल मीडिया द्वारा जो हमने प्रसार किया और लोगों ने देखा भी दोपहर से कि ये क्या चल रहा है। और इतने बड़े राज्यपाल होने के बावजूद जिस पक्ष ने उनको राज्यपाल बनाए वो पक्ष की अभी अपने यहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट देके वो क्या जताना चाहते हैं और मराठा आदमी को क्यों इतना दुख पहुंचाया उन्होंने। छत्रपति शिवाजी महाराज ये हमारे मराठा संप्रदाय के दैवत है।
हिंदवी स्वराज के संस्थापक थे, उनको पता है, नहीं पता ऐसा नहीं है। जबकि वो इतने बड़े राज्यपाल हैं, तो उनको ये निवेदन कैसे देना चाहिए? ये बहुत हल्की कक्षा का निवेदन दिया है उन्होंने। और उनको, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको क्या करना चाहिए, आज रात तक या कल सुबह तक एक शिवाजी महाराज की प्रतिमाएं बहुत जगह हैं मुंबई में, वहाँ पे उनको जाके प्रेस मीडिया बुला के उनको मराठा आदमी को जो ये दुखद घटना पहुँचाई है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। हम मराठा लोग ये इनको माफ़ नहीं करेंगे। और अभी हम ये ऐसी जो निवेदन देते हैं ना, इनको हम डरेंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है कि मराठी और मराठा क्या इनकी वोट बैंक है? हम निकले कि नहीं घर से? ये मोदी साहब तक, ये पंतप्रधान जो नरेंद्र भाई मोदी है, जिनके लिए हम बड़ौदा में काम करते हैं, ये बात इनके तक जाना चाहिए। इनको राज्यपाल के पद से हटा देना चाहिए। આજે અમે વડોદરા શહેરના તમામ મહારાષ્ટ્રીયન સમાજના આગેવાનો અહીંયા અમને એકત્રિત રહ્યા છે, જેનું કારણ કે ગઈકાલે જે મહારાષ્ટ્રમાં કંઈક સભા થઈને સભાની અંદર મહારાષ્ટ્રના રાજ્યપાલ કોશ્યારી સાહેબે એક નિવેદન આપ્યું કે અત્યારે શિવાજી મહારાજ જૂના થઈ ગયા અને ગડકરીને કોઈક એમની સાથે તુલના કરી કે અત્યારે નવા છે। અત્યારે હું આપણા માધ્યમથી એક વાત જાણવા માંગીશ કે રાજ્યપાલ જે છે એક બંધારણીય પોસ્ટ છે, એ બંધારણીય પદ છે અને એવા સમયે કોઈપણ રાજ્યપાલે આવા સ્ટેટમેન્ટ નહીં આપવા જોઈએ। ઘણીવાર આ કોશ્યારી સાહેબે આવા અનસન સ્ટેટમેન્ટ આપેલા છે। આજે રાજ્યપાલની જે પોસ્ટ છે એની ગરિમા એમને જાળવવી જોઈએ। સાથે સાથે આપણા માધ્યમથી એક વાત કરીશ કે આ રાજ્યપાલે ઘણીવાર આવા સ્ટેટમેન્ટ આપેલા છે અને જેથી કરીને મહારાષ્ટ્રની અંદર શું અત્યારે તમે જો કે જે પ્રમાણે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ વિશે જે ટિપ્પણી કરી છે એની અંદર લઈને તમે જો કે સમગ્ર ભારત દેશની અંદર એક ઉશ્કેરણીજનક વાતાવરણ નિર્માણ થયું છે। અત્યારે આપ સૌ જાણો છો કે વડોદરા શહેરની અંદર સંસ્કારી નગરી શ્રીમંત સયાજીરાવ ગાયકવાડની નગરી અને નગરીની અંદર મહાકાવ્ય એવું એસએસજી હોસ્પિટલ બનાવ્યું છે અને એની સાથે મેન્ટલ હોસ્પિટલ પણ બનાવેલું છે। એટલે હું આપના માધ્યમથી કોશ્યારી સાહેબને આમંત્રણ કરું છું કે તમે આવો અને તમારું આવીને તમારું ફિટનેસ સર્ટી અને જે તમારું મેન્ટલી સર્ટી છે તમે તપાસ કરો। તમે ગમે ત્યારે આવા વિવાદિત પોસ્ટ ના કરતા, કેમ કે આ અશુભનીય છે। સાથે સાથે આવનારા સમયની અંદર લગભગ સોમવાર મંગળવારે સમસ્ત મહારાષ્ટ્રીયન સમાજ વતી અમે કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપવાના છે। કલેક્ટરશ્રી દ્વારા રાષ્ટ્રપતિને આવેદનપત્ર આપવાના છે કે આ જે રાજ્યપાલ છે એમને તરત એમના પોસ્ટ પરથી હટાવી દે, કેમ કે ગમે ત્યારે આવી પોસ્ટ સ્ટેટમેન્ટ આપીને એક ઉશ્કેરણીજનક વાતાવરણ નિર્માણ કરવાનો આ કોશ્યારી આ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે। लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से जिलाधीश और चुनाव पंच द्वारा रन फॉर वोट वडोदरा का आयोजन किया गया। एक और जहां सभी पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे हैं, ऐसे में अधिक से अधिक मतदान हो, इस उद्देश्य से चुनाव आयोग और जिलाधीश द्वारा रन फॉर वोट वडोदरा मुहिम, इसी उपलक्ष्य में आज सयाजीबाग के गेट नंबर 2 से 3 किलोमीटर की रन फॉर वोट वडोदरा का आयोजन किया गया। इस रन में शामिल रनर्स शहर के विविध राजमार्गों पर घूमे और मतदाताओं को वोट करने अपील की। इस वोटेथॉन को प्रस्थान करवाया वरिष्ठ मतदाता और एथलीट भगवतीबेन ओझा ने। इसमें खेलवीर, युवा मतदाता समेत पदाधिकारी, कॉलेज के छात्र, शी टीम और पुलिस विभाग के कर्मचारी भी जुड़े। जिला चुनाव अधिकारी अतुल गोरे ने मतदाताओं को 5 दिसंबर को मतदान करने की अपील की। रन फॉर वोट के लिए आज बड़ौदा शहर के सभी मतदार, सभी वर्गों के मतदार, जिसमें युवा मतदार भी है और 80 प्लस के मतदार भी है, PWD मतदार भी है, वो यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम रन फॉर वोट में अभी पार्टिसिपेट करेंगे और सारे बड़ौदा शहर और बड़ौदा ज़िले के सभी मतदारों को एक संदेश देना चाहेंगे कि हम सभी हमें मताधिकार का उपयोग करेंगे और लोकशाही को मजबूत करेंगे। और इस मौके पर मैं सभी मतदारों को आग्रह करूंगा कि विधानसभा
चुनाव 2022 में अपने चुनाव अधिकार का प्रयोग करें और 5 दिसंबर 2022 को उत्साहपूर्वक अपना मतदान का उपयोग। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। अब केबीसी आयोजित हुआ है वडोदरा में। आपको जब भूख लगे तो इस्तेमाल करें एफोटेल ओल्ड सयाजी होटल की लाइफलाइन, क्योंकि एफोटेल ओल्ड सयाजी होटल लेकर आया है केबीसी फूड फेस्टिवल। जी हाँ, केबीसी यानी कबाब, बिरयानी, करीज। 20 नवंबर तक चलने वाले इस केबीसी फूड फेस्टिवल में मजा ले कबाब, बिरयानी और करीज की डिफरेंट डिशेस के जायके का। एफोटेल ओल्ड सयाजी होटल में। एफोटेल ओल्ड सयाजी होटल, नियर कालाघोड़ा सर्कल, सयाजीगंज, वडोदरा। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર, એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। अब केबीसी आयोजित हुआ है वडोदरा में। आपको जब भूख लगे तो इस्तेमाल करें एफोटेल ओल्ड सयाजी होटल की लाइफलाइन, क्योंकि एफोटेल ओल्ड सयाजी होटल लेकर आया है केबीसी फूड फेस्टिवल। जी हाँ, केबीसी यानी कबाब, बिरयानी, करीज। 20 नवंबर तक चलने वाले इस केबीसी फूड फेस्टिवल में मजा ले कबाब, बिरयानी और करीज की डिफरेंट डिशेस के जायके का। एफोटेल ओल्ड सयाजी होटल में। एफोटेल ओल्ड सयाजी होटल, नियर कालाघोड़ा सर्कल, सयाजीगंज, वडोदरा। वडोदरा की रावपुरा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावेदारी कर रहे बालकृष्ण शुक्ल ने वार्ड नंबर 14 के विभिन्न इलाकों में चुनाव प्रचार किया। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 अंतर्गत वडोदरा में 5 दिसंबर को मतदान का आयोजन कराया जाएगा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वडोदरा में इन दिनों चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। रावपुरा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की ओर से दावेदारी कर रहे पूर्व सांसद और पूर्व मेयर रहे बालकृष्ण शुक्ल जोरों शोरों से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। रोजाना अलग अलग इलाकों में घूम घूम कर बालकृष्ण शुक्ल मतदाताओं के बीच जाकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की अपील कर रहे हैं। आज सुबह उन्होंने कणकेश्वर महादेव मंदिर में महादेव जी को दूध और जल चढ़ाकर अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। इस मौके पर उनके साथ वडोदरा महानगर पालिका की डिप्टी मेयर नंदा जोशी समेत के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। सभी ने रैली स्वरूप प्रतापनगर के विभिन्न इलाकों में घूम घूम कर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वोट करने की अपील की। प्रतापनगर, दत्तनगर, कणकेश्वर महादेव मंदिर इलाके समेत के सभी इलाकों में घूमकर भारतीय जनता पार्टी के हक में फिर एक बार मतदान करने की और बालकृष्ण शुक्ल को जंगी बहुमत से जिताने की अपील मतदाताओं से की गई। नंबर 14 से कुणकेश्वर महादेव जी की पूजा अर्चना करके हम अभी ये हमारा प्रचार कार्य शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ बड़ौदा शहर के उप महापौर श्रीमती नंदाबेन जोशी, इस इलाके के हमारे
पुराने नेता हमारे दोस्त राकेश भाई पटेल साहब और सभी काउंसिलर यहाँ उपस्थित है। और आप देख रहे हैं कि बूथ समिति तक के सभी कार्यकर्ताओं, पेज समिति तक के सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है। और जिस प्रकार से यहाँ के मतदारों का हमें प्यार मिल रहा है वो मैं जानता हूँ। और अब सभी को पता है हमें कि ये प्रेम जो है वो मोदी साहब ने जो काम किए, जो विकास का मॉडल प्रस्तावित किया है, ये उसकी पहुँच है, इसकी रिसिप्ट है। और मैं आपके माध्यम से बड़ौदा शहर के सभी नागरिकों को विनती करता हूँ, सभी मतदारों को विनती करता हूँ कि जिस प्रकार से अभी तक आपने हम सभी को संभाला है, सजोया है, संवारा है, उसी तरह आगे भी आपका प्यार मिलता रहे ताकि हम आपकी अच्छी से अच्छी तरह की सेवा करें। वडोदरा के अकोटा विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी चैतन्य देसाई ने डॉक्टर विजय शाह और सीमा मोहिले के साथ मिलकर चुनाव प्रचार किया। गुजरात के वडोदरा शहर में इन दिनों चुनाव प्रचार का माहौल जम रहा है। जहां देखो वहां राजनीतिक दलों की चुनाव प्रचार रैलियां देखने मिल रही है। वडोदरा की अकोटा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की ओर से चैतन्य देसाई दावेदारी कर रहे हैं। चैतन्य देसाई लोगों के बीच जाकर वोटिंग की अपील कर रहे हैं। आज सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी के झंडों, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के साथ चैतन्य देसाई ने फिर एक बार चुनाव प्रचार की शुरुआत की। उनके साथ वडोदरा भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, अकोटा विधानसभा की हालिया विधायिका सीमा मोहिले समेत के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। इस्कॉन मंदिर समेत के इलाकों में चुनाव प्रचार करते हुए चैतन्य देसाई ने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वोट करने की मतदाताओं से अपील की। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की विकास नीतियों को लोगों तक पहुंचाया गया। आज हमारा फेरनी का रूट लिया है, इस्कॉन मंदिर से शुरुआत की है हमने और गदापुरा दिवालीपुरा होकर हम ओपी रोड पर पूर्णाहुति करेंगे। काफ़ी बड़ा विस्तार का हमारा फेरनी है आज का और काफ़ी सारे हमारे कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं आज फेरनी में। भारतीय जनता पार्टी की जंगी बहुमती से विजय होगी, ये निश्चित है। प्रसिद्ध चित्रकार कांति राणा की याद में पहली बार कांति राणाज चाइल्ड कंपटीशन का आयोजन किया गया। 1969 में प्रसिद्ध चित्रकार कांति राणा ने हॉबी सेंटर के नाम से बच्चों के लिए चित्रकला की शिक्षा देने की शुरुआत की। आज 53 वर्षों से ये कार्यरत है। कांति राणा की याद में आज पहली बार कांति राणाज चाइल्ड आर्ट कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 150 बच्चों ने हिस्सा लिया। सभी बच्चों की कलाकृतियों में से श्रेष्ठ 12 कृतियों को चुना गया। आज बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी उन्हें प्रोत्साहित करने पहुंचे। बच्चों की क्रिएटिविटी, उनके आइडियाज़, उनके थॉट्स तो आप सभी ने देखे। चलिए आप बात करते हैं कांति राणा सर का जो ये स्वप्न है उसको आगे जो बढ़ा रहे हैं उनके सन। मैंने अपना ड्रीम रूम बनाया है जिसमें मैं अपने बेड पे जंप कर रही हूँ। मुझे जंप करना बहुत पसंद है और मेरा एक ड्रीम कबर्ड है जिसमें टॉयज़ है, बुक्स है, मेरा बोर्ड है जिसमें रीवा चौहान लिखा है और मेरे पौधे हैं और कुछ कपड़े हैं। आपको कितना मज़ा आ रहा है कंपटीशन में पार्ट लेने से? बहुत मज़ा आ रहा है। आपका ये फर्स्ट कंपटीशन है कि पहले भी आपने पार्टिसिपेट किया है? मैंने एक पहले पार्टिसिपेट किया है और ये सेकंड है। ये मेरा रूम है, इधर ये बंक बेड है और बहुत सारे पिलोज और ब्लैंकेट है और इधर स्टडी टेबल, सोफ़ा और ये डोर के लिए है। ये विंडो से बाहर व्यू है। और क्या आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है पार्टिसिपेशन का? आपने पहली बार पार्ट लिया है? हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट है। ओके, तो आपने रूम के बाहर ट्रीज और ये सब आपने बताया है, बाहर का व्यू बताया है। हाँ। कितना अच्छा लगता है आपको नेचर से जुड़ना? नेचर बहुत अच्छा लगता है। आज के इस इवेंट के बारे में चलिए ज़रूर हमारे पेरेंट्स को भी पूछेंगे कि किस तरह रहा उनका अनुभव। तो हमारे साथ जो जुड़े हैं आज पेरेंट, उनके 2 बच्चे जो हैं इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कैसा है आपका अनुभव और कितने सालों से आप जुड़े हुए हैं हॉबी सेंटर से? So it's a beautiful morning, a beautiful art morning. My boys are participating in the drawing competition for the very first time. It's the first competition of their life.
we are very excited, and I've been associated with Hobby Center since half a year now. And there is not even one single day or a one dull moment here. We love it. The vibe is good. The creativity is flourishing and just coming out. And my all support to Hobby Center to keep on doing all these events and get more and more kids involved, so there is life beyond school and friends, which is creativity. चलिए जुड़ते हैं एक और अभिभावक से। मैम, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और कितने सालों से आप जुड़े हैं हॉबी सेंटर के साथ? हम लोग 10 साल से यहाँ आ रहे हैं और बीच में जो 2 साल का ब्रेक रहा उसमें एक्चुअली वी मिस्ड हियर, सो अभी वो 2 साल कवर करने के लिए ये पहला कंपटीशन है, तो वो तो हम ऐसे ही एंजॉय करने आए हैं बच्चे, पर आज से फिर से बच्चे शुरू कर रहे हैं कि चलो यही माहौल हमें और भी चाहिए, एज चाहे कितनी भी हो पर माहौल यहाँ का नहीं बदला, तो बस हमने आज से फिर से एडमिशन यहाँ पे लिया और बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं अभी। कितना इम्पोर्टेंट लगता है आपको कि हमें क्रिएटिविटी जो है, जो बहुत ही अलग अलग जिसका डेफिनेशन है, पर सही मायने में अगर हम देखें तो क्रिएटिविटी यहाँ से जो बच्चों में डेवलप होती है वो बहुत ही अलग पहलू में है, क्या कहेंगे उसके बारे में? एक्चुअली स्टडी के साथ और बाकी का जो रहता है उसके साथ आर्ट एक लाइफ में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे अगर चाहे कितने भी एक्टिव हो स्टडी में, पर अगर उसमें आर्ट नहीं हो तो उसके पास कुछ नहीं है, और आर्ट होनी ही चाहिए। बच्चों के साथ कुछ घुलता मिलता रंग जो है वो आज हमारे साथ मौजूद जो होस्ट हैं, जिन्होंने इस इवेंट को होस्ट किया आज बच्चों के लिए स्पेशली, उनके लिए भी कुछ नया है। तो चलिए मिलते हैं आरजे मोहिनी से, जिन्हें हमेशा हम रेडियो पे रोज़ाना सुनते ज़रूर हैं, लेकिन ये एक्सपीरियंस उनके लिए कैसा रहा ये उनसे जानेंगे। हाय मोहिनी। हाय। इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस हियर। मुझे याद है मैंने 12 साल पहले करीबन चिल्ड्रंस डे था और हमने रेडियो मिर्ची पे बहुत सारे बच्चों को बुलाया था, तो वो मेरा 12 साल के बाद फ़िलहाल वापस मैं इतने सारे बच्चों के बीच आई हूँ, एंड कॉर्पोरेट्स के लिए वगैरह इवेंट्स तो होस्ट करते हैं, बट यू नो होस्टिंग इट फॉर किड्स इज़ अनदर लेवल ऑल टुगेदर। जब हितेश भाई ने सर्जन आर्ट गैलरी हॉबी सेंटर ने मुझे ये आइडिया बताया कि हम लोग ये कर रहे हैं, सो हितेश भाई इज़ अ फैमिली फ्रेंड, तो मैंने कहा कि चलिए मैं आ जाऊँगी, यू नो। सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। मेरा इमेजिनेशन भी खुल जाता है एज अ क्रिएटिव पर्सन, बच्चों को देखते हुए एक फ्रेशनेस आ जाती है। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट संडे पॉसिबल, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सर्जन एंड VNM को भी मैं बताना चाहूँगी कि आपकी किड्स चैनल है, ये कितनी खूबसूरत बात है, तो ऑल द बेस्ट टू यू टू, एंड इट्स सो वंडरफुल टू बी विद किड्स। इट ओपन्स अप द आर्टिस्ट इन यू, आपके अंदर का जो आर्ट है और आर्टिस्ट है, क्रिएटिविटी है, वो बाहर आ जाती है। एब्सोल्युटली, बहुत सही बात बता रहे हैं मोहिनी, और थैंक यू सो मच हमें विशेस देने के लिए। और हम आप सभी पेरेंट्स को हमेशा यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने बच्चों को फ्री स्पेस दें, उन्हें सोचने की क्षमता उनमें बहुत सारी है, लेकिन यही होता है कि कहीं ना कहीं हम उन्हें बांध देते हैं, अपने थॉट्स उनमें ना डालते हुए। आज आप देख सकते हैं बच्चों ने कैनवास पे इतने सुंदर और ब्यूटीफुल अपने क्रिएटिव आइडियाज़ डिस्क्राइब किए हैं, और आपको सोचकर ताज्जुब होगा कि क्या इतने छोटे बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं। शायद हम अडल्ट्स नहीं सोच सकते, लेकिन बच्चे वो सब कुछ देख सकते हैं जो हमने अपने आप को हमेशा लिमिट्स में रख के रखा है ना, और हमारी सोच वहाँ तक नहीं पहुँचती है। ऐसे अच्छे इवेंट्स, क्रिएटिव इवेंट्स हमारे सिटी में हो रहे हैं, तो आप पेरेंट्स से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे, अगर आप अपने बच्चों को यहाँ तक लेकर आएँ, उन्हें पार्टिसिपेट करवाएं, तो बच्चों के लिए ये एक्सपीरियंसेस बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल भी है और बहुत ज़्यादा नीडेड भी हैं। सर, फर्स्ट कांति राणाज चाइल्ड आर्ट कंपटीशन आज स्केड्यूल किया गया है, क्या कहना चाहेंगे और क्या ऑब्जेक्टिव है इस इवेंट के पीछे? एक्चुअली जब ये कंपटीशन का आइडिया है तो आई थिंक हर एक स्टूडेंट्स जब बचपन में जो स्क्रिबलिंग एज होती है वॉल पे स्टार्ट करते हैं हर एक स्टूडेंट्स, तो आइडिया था कि बेटर कि इंस्टेड ऑफ पेपर और दूसरा कुछ मटेरियल से ज़्यादा कि बेटर वी गिव वॉल स्पेस, और वॉल स्पेस पे जो एंजॉय करते वो फ्रीली, उनको कोई बंधन नहीं, उनको जो स्केच करना है, जो भी करना है डिस्टॉर्शन फॉर्म में, वो सभी ने एंजॉय किया है। मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स को, शायद बच्चों को जो स्क्रिबलिंग एज में जो काम कर, इसके पीछे बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, जस्ट उनको समझना चाहिए और फिर उनको ये वॉल पे भी आई थिंक अलाउड करना चाहिए। जी
सर इस कंपटीशन की कोई थीम नहीं थी, आज आपने इसे बहुत अलग एक रुख दिया है, तो ये क्या है अगर बताएं? एक्चुअली ये जो कंसेप्ट है माई स्वीट होम, मुझे लगता है बच्चे सबसे ज़्यादा उनको घर को पसंद करते हैं, अपने फैमिली को पसंद करते हैं। और घर ऐसा चीज़ कि घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें कि यू कैन फाइंड आउट एनी कॉर्नर ऑल्सो, वहाँ से भी वो काम कर सकते हैं। और ऐसे सब्जेक्ट को लेके मैंने बहुत सारे वर्कशॉप भी किए हैं, जैसे वडोदरा सेंट्रल जेल में, फिर एक स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए। वो सब्जेक्ट इतना नियरेस्ट है हर एक बच्चों के साथ कि उनके अंदर हर एक ने अपना टॉय रूम बनाया है, किसी ने अपना बेडरूम और किसी ने कुछ ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर। वो जो इमेजिनेशन, जो आइडियाज़ है, मुझे वो था कि शायद एक एंकर रखे थे मोहिनी को कि वो बताती जाए कि उनके साथ उनका कुछ स्टोरी के साथ, वो एक्सप्लेनेशन के साथ वो पेंटिंग बनाते जाए। आई थिंक बहुत ही सक्सेसफुल ये फर्स्ट इवेंट रहा है और बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ लेके, कोई रेफरेंस नहीं और सरप्राइज सभी को दिया है ये सब्जेक्ट देखे। एब्सोल्युटली, आई टोटली अग्री टू इट। और कांति राणा सर का जो हॉबी सेंटर है, ये इसी के लिए सबसे ज़्यादा चर्चित रहता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं की जाती जो ऑलरेडी की हुई है। यहाँ हर चीज़ डिफरेंटली की जाती है और हर बच्चे को विंग्स दिए जाते हैं अपने खुद की सोच पेपर पे, कैनवास में डालने के लिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी ऑडियंस का इतना ब्यूटीफुल क्रिएटिव संडे मॉर्निंग आप तक हम लेकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति आज वना गांव में यहां के उम्मीदवार के लिए प्रचारार्थ पहुंचे। विधानसभा 2022 के चुनाव प्रचार के लिए फिलहाल भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी समेत कुल 5 पक्ष और 4 निर्दलीय चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आगामी 1 दिसंबर को गुजरात राज्य में पहले चरण का मतदान होने जा रहा है। ऐसे में चुनाव प्रचार में तेजी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में केंद्रीय मंत्री गुजरात राज्य में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। लखतर दसाड़ा बैठक पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आज चोट होने के बावजूद भी अपने समर्थकों, साथियों और कार्यकर्ताओं के साथ लखतर तहसील के मोधवाना, नाना अंकेवाड़िया, वना सहित गाँव में जनता पार्टी के उम्मीदवार पीके परमार के लिए मतदान की अपील की और जनसंपर्क किया। 2022 के आम चुनाव में चुनाव की दृष्टि से मेरा 4था-5वां राउंड है गुजरात के अंदर। पहला सोमनाथ, द्वारकाधीश, दोबारा में अहमदाबाद की 2 विधानसभाएं थी जिनमें मैं आई थी। उसके बाद गांधीनगर भी आई थी और आज मैं तीसरा दिन से हूँ इस विधानसभा में। इस बार पीके उर्फ पुरुषोत्तम जी यहाँ से विधायक बनेंगे। जनता का मैंने मूड देखा है। कल रात्रि में जहाँ सभा थी, परसों जहाँ सभा थी, इतनी भीड़ तो लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं तब भीड़ नहीं जुटा पाते हैं। जनता अब की बार चाहती है और मेरा विश्वास है, मेरा मानना है कि गुजरात के इस चुनाव में हम लोग 17 से ज्यादा अधिक मार्जिन से जीत करके सीटें लेकर के आएंगे। और मैं जनता से अपील करती हूँ कि कुछ पार्टियां जिनका कोई विजन नहीं है, जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, जिनका कोई नीति नहीं है, ऐसी पार्टियां भी राजनीति में आकर के समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं, जिनसे दिल्ली प्रदेश नहीं संभाला जा रहा है। पंजाब में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, उनके खुद के मंत्री जेल में सालों से सड़ रहे हैं। वो गुजरात की धरती में आकर के कानून व्यवस्था की बात करें तो मुझे लग रहा है कि इससे ज्यादा हास्यास्पद विषय नहीं हो सकता है। गुजरात में ऑलरेडी गुजरात वासियों को ही नहीं, देश के अन्य प्रदेशों से जो श्रमिक है वो गुजरात में आकर के रोजी रोटी कमाता है। गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जिस गुजरात ने पूरे देश को एक मॉडल के रूप में दिया है और आज गुजरात और भारत ही नहीं, पूरा विश्व भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को लोहा मान रहा है। रावपुरा बैठक के उम्मीदवार बालकृष्ण शुक्ल को 101 वर्षीय मतदाता भामर भाई लुहार ने जीत का आशीर्वाद दिया। रावपुरा विधानसभा मतक्षेत्र से बालकृष्ण शुक्ल भाजपा की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। आज वे प्रचारार्थ अपने क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों से मिले। आज उनको एक 101 वर्षीय भामर लुहार नाम के व्यक्ति ने आशीर्वाद दिया और उन्हें विजय होने की
शुभकामनाएं दी। 5 तारीख है, બધા मतदान करवा दो, अपना मेलना બધા ભાઈઓ બહેનો મતદાન કરવા દો। મારા માટે આ પરમ સૌભાગ્યનો દિવસ છે, વડોદરા શહેર માટે આ પરમ સૌભાગ્યનો દિવસ છે અને રાવપુરા વિધાનસભા વિસ્તાર માટે અતિશય ગર્વનો વિષય છે કે આ વિસ્તારના અને કદાચ વડોદરાના સૌથી વયોવૃદ્ધ અને સૌથી વયોવૃદ્ધ અને તપોવૃદ્ધ અને તેમ છતાંય તપસ્વી એવા યુવાન 101 વર્ષના યુવાન આજે પણ એમને મતદાન કરવા માટે થનગની રહ્યા છે અને યુવાનોને બધાને ખાસ કહી રહ્યા છે કે બધા આપણે મતદાન કરવું જોઈએ અને એમનો જે આગ્રહ છે કે 5 તારીખે બધા જ લોકો મતદાનમાં આવે એ એમની ઈચ્છા છે અને એમને મને એટલે આશીર્વાદ આપ્યા છે કે તમામ લોકોને એ કહેશે કે ભાઈ मतदान કરજો। वडोदरा के सिंध रोड के अनुज पटेल सालों से ऑर्गेनिक खेती अपने फार्म हाउस पर करते हैं और खेती प्रेमी लोगों में इसके प्रति रुझान लाने में प्रयासरत हैं। आज खतरनाक पेस्टिसाइड्स और रासायनिक खाद के कारण फल और सब्जियां स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो रहे हैं। ऐसे में ऑर्गेनिक सब्जियां, फल, अनाज ही स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पिछले कई सालों से सिंध रोड में अनुज पटेल अपने फार्म हाउस पर जैविक खेती कर रहे हैं और इन्होंने अपने फार्म हाउस पर ही फल सब्जियां उगाना शुरू कर दिया है और वो शहर वासियों को भी इसकी जानकारी देते हैं और समझाते हैं कि छत पर किस तरह से ऑर्गेनिक खेती की जा सकती है। भोपाल में अधिकतर लोग छत का इस्तेमाल ऑर्गेनिक खेती के लिए कर रहे हैं, जिसमें ऑर्गेनिक खाद का विशेष महत्व होता है। उनकी इस ऑर्गेनिक खेती को देखने के लिए स्कूल, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी आते हैं और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हर रविवार को अपने फार्म हाउस पर लोगों को इस बारे में अनुज पटेल जानकारी देते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनिक खेती करके केमिकल युक्त फल और सब्जियों से बचा जा सकता है। मैंने जो ये ऑर्गेनिक सेटअप किया है, इसमें सभी प्रकार के वेजिटेबल्स हम करते हैं, जिसका बेसिक यूज़ है हमारा घर का यूज़, प्लस जो एक्सेस होता है वो मार्केट में जाता है ऑर्गेनिक शॉप में। फ्रूट में भी मैंने हर तरह के फ्रूट का प्रयोग किया हुआ है और उसमें भी अलग अलग वैरायटी भी करी हुई है, जिससे कि पता चले यहाँ क्या हो सकता है अच्छा क्या नहीं, और सभी तरह के फ्रूट्स और सभी तरह के एक्जोटिक फ्रूट भी यहाँ इकट्ठा किए हुए हैं। सर कितने सालों से आपकी ये ऑर्गेनिक खेती का? मैं 1998-99 से इसको कन्वर्ट किया ऑर्गेनिक में। वैसे कुछ ये जो पोर्शन आप पीछे देख रहे हो पहले से करता था करीब 89-90 से, पर उस टाइम समझ में नहीं थी। 98-99 के बाद समझ के ऑर्गेनिक खेती चालू करी। सर जो ग्रीन हाउस में अभी आपने दिखाया है वो पूरा सिस्टम क्या है और इसके बारे में बताइए। जो आपने वो जो ग्रीन हाउस में बोला वो एक्चुअली है पॉली हाउस। ग्रीन हाउस के बहुत तरीके होते हैं, तो वो जो है पॉली हाउस में जो मैंने किया है पूरा हाइड्रोपोनिक सेटअप है और सॉइललेस सेटअप है। उसमें जो सेटअप है आधा जो उसमें है जिसमें मीडिया यूज़ करते हैं, जिसमें मिट्टी बिल्कुल नहीं होती है, बिना मिट्टी की खेती है। कुछ मीडिया के साथ है, कुछ बिल्कुल पानी में। इसमें क्या होता है कि हम सीधा न्यूट्रिशन देकर उसको पौधे को ग्रो करते हैं। इसमें सभी तरह के पौधे ग्रो कर सकते हैं जो सीजनल है, जो 3 महीने 4 महीने या 5 महीने में तैयार हो जाते हैं, जैसे कि टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, ऐसे 4 महीने 5 महीने वाले, गोभी, पत्ता गोभी, लेट्यूस, इस तरह की जो भाजियाँ है वो भी बहुत आसानी से उगा सकते हैं। और अभी मेरा मिर्च और मटर और सब पर प्रयोग चल रहा है, जिसको भी मैं उसमें उगाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ हद तक सफल है। हाँ, मैं ये जो अनुज भाई पटेल जो है उनका फार्म, वो बहुत मरतबा सुना था कि भाई उन्होंने बहुत अच्छी तरह इसे मेंटेन किया है एंड ही कीप्स ऑन एक्सपेरिमेंटिंग डिफरेंट थिंग्स।
So I thought let me have a visit. So I came with my daughter, my wife, and since 2 hours we have visited the entire place and अच्छा लगा. अच्छी तरह उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए हैं. इन्होंने ऑर्गेनिकली कैसे ग्रो करते हैं, देन नेचुरली जो हाई डेंसिटी जो एरिया के अंदर कैसे प्लांट ग्रो करते हैं वो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है. देन जो फर्टिलाइज़र जो हैं वो डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइज़र कैसे कैसे ग्रो करते हैं वो भी इन्होंने यहाँ किया है एक्सपेरिमेंट उसका. देन लास्टली ये जो हाइड्रोपोनिक जो है जो अभी इन है और बहुत लोग उसका इंक्वायरी भी करते हैं और फिजिबिलिटी है कि नहीं उसके लिए वो इंक्वायरी करते हैं. तो मोस्ट ऑफ अस आर केम हियर फॉर दिस हाइड्रोपोनिक सिस्टम टू नो अबाउट दैट कि वो सेटअप कैसा है एंड कैसे करते हैं. सो यूट्यूब वगैरह के ऊपर देखा है, बहुत लोग देखते हैं, बट लाइवली व्हेन यू सी इट तो अच्छा एक्सपीरियंस, एक मतलब अच्छा फील होता है. एंड टच एंड फील जो है वो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, वो आपको जब पर्सनली आप आओगे, जब देखोगे तभी पता चलेगा. एंड वेल इन्होंने पूरा मतलब वो खुद ही मेंटेन करते हैं, तो अच्छा एक एक्सपर्ट के साथ डिस्कशन करते हैं, जो भी अपने डाउट्स हैं वो उनसे क्लियर करते हैं. एंड यू गॉट टू नो लॉट्स ऑफ थिंग्स. बहुत अच्छा लगता है. एंड आई थिंक इट्स अ सक्सेसफुल ट्रिप. आई मीन आई लाइक इट एंड इट्स गुड, वेरी गुड. क्या नाम है सर? मेरा नाम ज़हीर पटेल. यहाँ हम आए हैं अभी इस फार्म में, जहाँ पर हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही है. लाइक मेरा सब्जेक्ट है लाइफ साइंसेस, जैसे बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री. सो मुझे यहाँ पर जो मैं पढ़ रही हूँ अभी FIBSc फर्स्ट ईयर में, तो मुझे देखना था कि व्हाट इज़ रियल लाइफ में जो पढ़ते हैं वो क्या होता है और स्टडीज़ के बीच में डिफरेंस क्या होता है. तो प्रैक्टिकल नॉलेज देखने के लिए मैं अभी इधर आई थी. एंड आई हैव सीन ब्यूटिफुल थिंग्स हियर. यानी कि हम यहाँ पर जिन्होंने पूरा अरुण सर ने जो पूरा अच्छे से मैनेज और मेंटेन किया है ये जगह, एक छोटा सा इकोसिस्टम टाइप्स बना है, काफ़ी अच्छा बना है. एंड देन वी कैन सी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स हियर जो हमें देखने को मिलते हैं. और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो नई है हमारे लिए, जैसे नई टेक्नोलॉजी है, हाइड्रोपोनिक्स देखने को मिल रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल लेस हम ग्रोइंग कैसे करते हैं वो देखने को मिल रहा है. यहाँ पर हमें डिफरेंट प्लांट्स जो सॉइल लेस अकेले नहीं, सॉइल के साथ जो हम देख रहे हैं वो भी, जैसे टमेटोज़, कैबेजेस, फिग्स और लेमन्स. हमने पूरी हाई डेंसिटी एरिया भी देखा जहाँ पर छोटे एरिया में बहुत सारे प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं हमें उसमें हमारा अलग ही काइंड ऑफ यील्ड, डिफरेंट काइंड ऑफ यील्ड देखने को मिल रहा है. सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी बिकॉज आई वांटेड टू सी समथिंग वेरी रिलेटेड टू प्रैक्टिकल्स एंड थियरी. तो काफ़ी अच्छा रहा मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस. थैंक यू. हम लोग सिंध रोड साइड एक ऑर्गेनिक फार्म में आए हैं जो मिस्टर अनुज पटेल ओन करते हैं. एंड यहाँ पे बहुत सारे टाइप के ऐसे प्लांट्स हैं जो यूजुअली यहाँ पे उगते नहीं है, बट उनके कांस्टेंट एफर्ट्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग के वजह से अब वो उग रहे हैं. मैं MSc ज़ूलॉजी स्टूडेंट हूँ नवरत्ना यूनिवर्सिटी से. मैंने यही फार्म में अपना डेजिटेशन किया है बर्ड्स के ऊपर. एंड मुझे सिर्फ ये कंपेयर करना था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो बर्ड्स मिलते हैं उनका और केमिकल फार्मिंग में जो बर्ड्स मिलते हैं उनमें डिफरेंस क्या था. तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग में मिला है कंपेयर टू केमिकल फार्मिंग, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्रॉप्स है. जैसे यहाँ पे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ग्रेन्स कम है, लेकिन केमिकल फार्म में सिर्फ ग्रेन्स होते हैं. तो जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने वाले बर्ड्स होते हैं वो वहाँ पे हमें नहीं मिलते. तो इस ऑर्गेनिक फार्मिंग से मैंने एक चीज़ सीखा है कि अगर हमें अपना फौना और फ्लोरा बचाना है, साथ में अगर बर्ड्स को भी बचाना है, तो उस हिसाब से हमें क्रॉप्स को प्लांट करना होगा. खाली ग्रेन्स हम सिर्फ हमारे लिए उगाएंगे तो जो बर्ड्स और एनिमल्स हैं वो मरते जाएंगे. आज हम सिंध रोड का विस्तार में एक ऐसा फार्म पर आए हैं कि जहाँ नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रिंसिपल्स बहुत अच्छी तरह से उनका इस्तेमाल हो रहा है. साथ साथ में हाइड्रोपोनिक प्रिंसिपल्स ऑफ फार्मिंग का भी इस्तेमाल होता है. तो हम सुबह से आए हैं यहाँ, पूरी जगह पर हम घूम के यहाँ का जो
मालिक है अनुज भाई पटेल, उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से दिखाया है कि ये नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसा होता है, क्या प्रिंसिपल्स है, और उसमें जो उसका उत्पाद होता है वो इतना अच्छी वो क्वालिटी का उत्पाद होता है, हेल्दी आउटपुट ऑफ द फूड के, जिस कारण से हमको ऐसा बहुत अच्छी तरह से ज्ञान मिला है कि फार्मिंग सचमुच में एक मेहनत का काम तो है ही, लेकिन एक बहुत संतुष्टि काम भी हो सकता है। और हमारी इच्छा है कि और लोग उसका जानकारी ले और ऑर्गेनिक और हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का प्रोत्साहित करें, सो दैट ज़्यादा के ज़्यादा हमारा जो वातावरण का भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अच्छी तरह से हम रह भी सकते हैं। ग्रीन जो हम बोल रहे हैं, ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, तो यही एक भाग है क्लीन और ग्रीन इंडिया का, कि जहां हम रह के हम वातावरण को भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और साथ साथ में हम अपने स्वास्थ्य को भी हम ख्याल रख सकते हैं। वडोदरा के फतेहगंज के सैफरन टावर में आज जी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आर्ट का शुभारंभ हुआ। जीका यानी जी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आर्ट का आज व्रजराज जी महाराज के हाथों उद्घाटन किया गया। वडोदरा में वर्ष 2011 से जीका कार्यरत है और अब उसके न्यू वेंचर का फतेहगंज स्थित सैफरन कॉम्प्लेक्स में प्रारंभ किया गया है, जहां पर स्किल डेवलपमेंट कोर्स के साथ साथ तमाम नई टेक्नोलॉजीज उपलब्ध हैं। यहां पर आने के बाद किसी भी प्रकार के कार्य के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। इस वेंचर को जहां व्रजराज जी महाराज ने आशीर्वाद दिए, वहीं ओनर मितुल शाह इस वजह से काफ़ी खुश हैं। आज जीका फ्रेंचाइज का वडोदरा शहर के अंदर ऑफिस का मंगल उद्घाटन किया गया है। ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिसके माध्यम से बच्चों को, युवाओं को गेमिंग, ग्राफिक्स, एनिमेशंस का मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। आज के परिवेश में इसकी बहुत आवश्यकता है। बच्चों के अंदर कई बार ऐसा टैलेंट होता है, शायद एकेडमिक एजुकेशन में वो बहुत अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन उनके अंदर डिज़ाइनिंग का, ग्राफिक्स का, एनिमेशन की, उसके प्रति उनकी एक रुचि होती है। तो ऐसे जो बच्चे हैं उनके लिए ये आशीर्वाद रूप प्रोजेक्ट है। जीका पूरे भारत भर के अंदर विद्यमान है, 20 से भी ज़्यादा इसकी फ्रेंचाइज है और आज वडोदरा के अंदर मोहित भाई और मितुल भाई के सत्प्रयास से ये ऑफिस का जो मंगल शुभारंभ किया गया है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ये जीका प्रोजेक्ट पूरा आगे बढ़े और अनेक बच्चों को, युवाओं को इसकी तालीम प्राप्त होती रहे। एक्चुअली जो आज इनोग्रेशन है वो जी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आर्ट जो जीका है उसका ये आज इनोग्रेशन है, जो लास्ट 27 ईयर्स से है। और जैसे ही अपने नरेंद्र मोदी जी ने बताया है, AVGC सेक्टर जो है जो हाईली स्किल डेवलपमेंट के ओर ले जा रहा है अपने नए यूथ को, तो वो उस पर ये कार्यरत है। और हम लोग यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज़ करवाते हैं, जैसे कि एनिमेशन, VFX, ग्राफिक्स, गेमिंग, ये सारे कोर्सेज़ होते हैं। और जो ये जी इंस्टीट्यूट है वो वडोदरा के अंदर 2011 से है और अभी जो है ये नया सेंटर अपने एक्सपांड करके जो सारी नई टेक्नोलॉजीज़ है, जैसे कि 3D प्रिंटर, 3D पेन, AR VR रूम, साउंड रिकॉर्डिंग रूम, ये सारी नई टेक्नोलॉजी के साथ पूरे अपने वडोदरा के यूथ को कहीं बाहर जाना ना पड़े और वही टैलेंट वो लोग यहाँ पे वडोदरा में यूटिलाइज़ कर सके, उस हिसाब से हम लोगों ने ये पूरा सेंटर डेवलप करके आज श्री पूज्य पाठ 108 व्रजराज कुमार जी महोदय के हाथ से इनोग्रेट हो रहा है। वडोदरा के 145 मांजलपुर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार योगेश पटेल ने चुनाव प्रचार के लिए मध्यस्थ चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। वडोदरा के मांजलपुर इलाके में तुलसीधाम 4 रास्ता के पास सारण्य रेसिडेंसी में आज 145 मांजलपुर विधानसभा मत क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार योगेश पटेल ने मध्यस्थ चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री भार्गव भट्ट, शहर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, सांसद रंजनबेन भट्ट विशेष तौर पर मौजूद थे। मांजलपुर विधानसभा में જ્યારે ઉમેદવાર ભારતીય જનતા પાર્ટીનો થયો છું, કાર્યકર્તાઓમાં જોશ છે। આજે અમારું કાર્યાલય, મધ્યસ્થ કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન થયું છે અને આ જે ચૂંટણીઓ છે એમાં વધારેમાં વધારે વોટથી અમે જીતીએ। આજે 8મી વખત, એટલે 5 વખત હું રાવપુરા વિધાનસભાના સભ્ય થયો, એવી રીતે આ ત્રીજી વખત માંજલપુરનો થયો।
અને આ વખતે અમારા કાર્યકર્તાઓએ બી નક્કી કર્યું છે, અમારા કોર્પોરેટરો નક્કી કર્યું છે કે શહેરની 10 વિધાનસભા રાજ્ય જિલ્લાની શહેરની થઈને જ્યારે પણ રિઝલ્ટ આવશે તો માજલપુર વિસ્તારના જે ઉમેદવાર છું એને જ વધારે વોટ મળશે, એ રીતનો हमारा कार्यकर्ताओं निश्चय। वडोदरा की रावपुरा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार संजय पटेल ने आज प्रचार रैली निकाली। कांग्रेस के रावपुरा विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार संजय पटेल द्वारा अपने साथियों, समर्थकों, कार्यकरों के साथ चामुंडा नगर, सूरजनगर समेत समग्र समा विस्तार में प्रचार रैली निकाली और लोगों की प्राथमिक सुविधाओं जैसे सड़क, पानी आदि समस्याओं को सुलझाने का वादा किया। मुद्दा विकास का है। 15 साल हो गए, बीजेपी की सरकार है, गुजरात सरकार भी है और कॉरपोरेशन भी है, लेकिन यहाँ विकास कुछ दिख नहीं रहा है। लोग फरियाद कर रहे हैं कि यहाँ कोई दिख ही नहीं रहा है काम के लिए भी। हम आज उनका समर्थन मांगने गए थे, उनको हमने बताया है कि कांग्रेस पक्ष हर हमेशा गरीब मध्यम वर्ग के साथ रहा है और रहेगा। हमारा जो मैनिफेस्टो है, जो गुजरात कांग्रेस ने किया है, उसमें जो भी बातें हैं वो बातें हम कांग्रेस जब जीतेगी तो तुरंत इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और जो जो एरिया विकास नहीं हुआ है उसको हम प्राथमिकता देंगे। गुजरात के वडोदरा की डभोई विधानसभा सीट के भाजपा उम्मीदवार शैलेश मेहता का प्रचार दिन ब दिन तेज होता जा रहा है। इसी बीच आज कांग्रेस से नाता तोड़कर 500 आदिवासी युवक भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के मतदान को बहुत ही कम समय बाकी रह गया है। ऐसे में विधानसभा भाजपा के उम्मीदवार शैलेश मेहता गांव-गांव, घर-घर घूमकर लोक संपर्क कर अपने प्रचार अभियान को गतिशील बनाते जा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस में जुड़े बालकृष्ण पटेल का आदिवासियों में भारी विरोध नजर आ रहा है। इसी वजह से बनैया, धुवावी, आंबाव के आदिवासी समाज के 500 से करीब युवकों ने आज कांग्रेस के स्थान पर भाजपा को समर्थन दिया और भाजपा की शक्ति को बढ़ाया है। आज धुवावी विस्तार में बनैया थी प्रचार की शुरुआत करी है। बनैया, धुवावी, फरतुकुई, हासापुरा वगैरह गामों में पेरणीनो से आज आनंद साथे कही शकाय कि धुवावीना आदिवासी युवानो आज भारतीय जनता पक्ष में जोड़ाया है अने ए तमामने हूँ आवकारूँ छूं। साथे साथे ज आ विस्तार में કેટલાક ઠેકાણે પાણીની સમસ્યાઓ ધ્યાન પર આવી છે। ધુવાવી જિલ્લા પંચાયતમાં ચૂંટાયા પછી લગભગ 2 કરોડ જેવી વિવિધ યોજનાઓ હેઠળ સરકારી યોજનાઓ હેઠળ ગ્રાન્ટો આવી છે। કંઈક ને કંઈક દુરુપયોગ થયો હોય એવું દેખાઈ આવ્યું છે। કેટલાક પુરાવાઓ પણ મળ્યા છે। આગામી દિવસોમાં આમાં તલસ્પર્શી તપાસ કરીને કાયદેસર પગલાં લેવાનું પણ સૂચવવામાં આવશે। ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ આમાં સંડોવાયેલા હશે तो एमनी पर पण एक्शन लेवामां आवशे अने जे हालना के माजी अधिकारीओ हशे तो एमनी पर पण कायदेसरना पगलां लेवामां आवशे एवुं जाहेरमां कहूं छुं। जे धुवावी जिल्ला पंचायतमां काम थवा जोईए, ग्रांटो सरकारनी आवी होय, कामो थई गया छे एवुं ऑन रेकॉर्ड पर देखातुं होय, कम्प्लीशन सर्टिफिकेटो आवी गया होय अने स्थळ पर गया त्यारे लोको बूमो पाडता होय, तपास करी त्यारे खबर पड़ी के कामो थया ज नथी, तो आ रुपया गया क्या ए सवाल है। एटले एना अंगे पण तपास करीने कायदेसर अठवाडियामां ज परिणामों आवशे। गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार राजनीतिक दलों के नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आई है। वाघोडिया में ऐसे ही नाराज 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने पुरुषोत्तम रूपाला की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। गुजरात के वडोदरा जिला की वाघोडिया विधानसभा सीट पर लगातार राजनीतिक दलों में घमासान देखने मिल रहा है। गुजरात विधानसभा के चुनाव को लेकर सभी दल एक और चुनाव प्रचार में जोरों शोरों से जुट रहे हैं और अपना अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नाराज कार्यकर्ता लगातार पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। वाघोडिया विधानसभा से इस बार भाजपा का टिकट मधु श्रीवास्तव को नहीं दिया, ऐसे में उन्होंने निर्दलीय दावेदारी की है। भाजपा के नेता धर्मेंद्र सिंह वाघेला भी निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भाजपा के जिला अध्यक्ष अश्विन पटेल को भाजपा के हाईकमान ने टिकट दिया है। वाघोडिया विधानसभा की सीट पर कांग्रेस ने सत्यजीत सिंह गायकवाड़ को टिकट दिया है, लेकिन सत्यजीत सिंह गायकवाड़ को टिकट मिलने से नाराज 500 से ज्यादा कार्यकर्ता
केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी छोड़कर चुनाव से ऐन पहले भारतीय जनता पार्टी का खेस धारण करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं के चले जाने से कांग्रेस पार्टी को वाघोड़िया में तगड़ा झटका लगा है। इन सभी कार्यकर्ताओं में सत्यजीत सिंह गायकवाड़ को टिकट दिए जाने को लेकर नाराजगी देखने मिल रही है, जिसका खामियाजा आने वाले वक्त में पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। हमारा माननीय उपेन्द्रसिंहभाई जे कांठा विस्तारनी अंदर छेल्ला 40 वर्षथी जे खूब सारी रीते अहींया कामो कर्या छे अने आखा कांठागारानी अंदर जे नाना मोटा कामो होय ए छे मंगळसिंहभाई ने बधाए साथी मळी અને જે કામ કરતા હતા પણ મંગળસિંહભાઈ તો છે જ આજે અને ઉપેન્દ્રસિંહભાઈનું જે એક્સપાયર થઈ ગયા ત્યાર પછી થોડું શૂન્યાવકાશ લાગતું હતું આ એરિયા માટે, તો એ એરિયાનું શૂન્યાવકાશ પૂરું કરવા માટે આજે યોગપાલસિંહ એમની જગ્યાએ આવી રહ્યા છે અને એ ભારતીય जनता પક્ષની અંદર આવી અને ભારતીય जनता પક્ષને ખૂબ સ્ટ્રોંગ બનાવી રહ્યા છે। એ આજે ના ખબર પડે ને વોટિંગ થશે તે દાર સોંજે આવજો હું કહી દઈશ। મારી જરોદ જિલ્લા પંચાયત અને દસરા જિલ્લા પંચાયતના તમામ કાર્યકરો અને સરપંચો સાથે હું આજે ભાજપના ભગવો ધારણ કરી રહ્યો છું કે હું ભાજપની વિચારધારા જોડે આવ્યો છું, કારણ કે ઘણા મેં છેલ્લા 20 વર્ષથી મારો અનુભવ છે કોંગ્રેસ સાથેનો ઘણો, કે 20 વર્ષની અંદર મેં ઘણું બધું કોંગ્રેસનું ઊભું કર્યું છે। 2010ની અંદર એક ચૂંટણી કોઈ જીતેલો નહોતો, હું ખાલી કોંગ્રેસમાંથી ચૂંટણી જીત્યો, ઓપોઝિશન લીડર બન્યો। ઓપોઝિશન લીડર બન્યા પછી મેં આખી પંચાયત ચલાવીને 15થી 20 લગીની અંદર मैं जिला पंचायत में कांग्रेस राज लायो छूँ। ये छतोय एनी अंदर कोई किंमत न होवाने कारणे ज्यां मको किंमत हो त्यां जवुं। अहींनो प्रदेश प्रमुख पोते कशुं बी थयुं तो पेशर मळवा आवता होय अने तमे अमारी पार्टीनी अंदर कोई मळवा बाबतमां बी काळजी नहीं, એટલા માટે मैं आमनी विचारधारा जोड़े आज सहमत थईने અમે આવ્યા છીએ। नाराजगीनो कोई सवाल टिकિટ तो कोई एकने ज मळवानी हती, एमां सत्यजीत गायकवाड़नी पसंदगी करी, પણ જેને 15 વર્ષથી કોઈ દિવસ કોંગ્રેસનું કામ નથી કર્યું એવા લોકોને આપી એની નારાજગી છે। આપણે કોઈ કાર્યકર પર નારાજગી નહીં, સત્યજીતની પર્સનલ નારાજગી મારી કોઈ નથી। રાષ્ટ્રને જોડવાવાળી પાર્ટી છે। ગામડામાં આપણી બોર્ડર સુધી કઈ રીતે સુરક્ષા મળે એના માટે આ પાર્ટી સતત લડે છે। અને આ પાર્ટી કોઈ એક કાસ્ટ પર નથી ચાલતી, બધા કાસ્ટને ભેગા લઈને ચાલવાવાળી પાર્ટી છે। सबका साथ सबका विकास आ पार्टी सौने साथे लईने चालवा मांगे छे। आ पार्टी में एटले ज जोड़ाया छे। मैं जेता कीधुं के पहली बार एक स्थानिक उम्मीदवार ने टिकट आपी छे। अमारी मांगनी फक्त ए ज हती जे पार्टी आवे उम्मीदवार स्थानिक आपो। आ वखते 30 वर्ष पछी अमने स्थानिक उम्मीदवार मळ्यो छे। स्थानिक उम्मीदवारनी साथे अડીક उम्मीदवार जेने जीताडवा माटे पूरो प्रदेश छे। ये अमारा एरियामां 70% वोट भाजपने आप्या छे। घणी मोटी लीडથી એમને જીતાડવાના છે। अन्याय थयो છે આપની સાથે। चौहान राजेंद्रसिंह एक बार बे વાર ત્રણ વાર ને ચોથી વાર થયો છે। પહેલા મારા ફાધર સાથે થયો છે, આ વખતે મારી સાથે થયો છે। એમે પબ્લિક મને ના જ પાડતી હતી કે તમે ના જશો અન્યાય। એક હતું કે મારે હજુ એકવાર ચાન્સ લેવો છે। વિપુલભાઈ સોલંકી કન્વિન્સ કર્યા, એટલે કન્વિન્સ કરી કે ના આપ પ્રકાશભાઈ ચલો ઠીક છે, હજુ એકવાર તમને લાગે તો એકવાર ચાન્સ લો। ચાન્સ લીધો ને પાછો અન્યાય થયો છે। અમારી સતત માંગણી હતી સ્થાનિક ઉમેદવારની। બે પાર્ટીમાં સ્થાનિક ઉમેદવાર જોતા હતા, અમને ભાજપા સ્થાનિક ઉમેદવાર આપ્યો છે। આ પાર્ટીમાં જોડ્યો છું। આ જીવન આ પાર્ટી સાથે હું રહેવાનું છું, ભલે જે થાય। કાર્યકર્તા તો 1000 ઉપર છે, પણ હોદ્દેદારની વાત કરો તો 50 થી 60 હોદ્દેદારો સાથે સંજયસિંહ વડોદરા તાલુકાનું લગભગ 70 થી 80% સંગઠન જોડે। પુષ્પરાજસિંહ જિલ્લા કોંગ્રેસના પૂર્વ પ્રમુખ ભાઈ શ્રી દિલીપભાઈ, બેન શ્રી પન્નાબેન સહિત હજારોની સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓ કોંગ્રેસ છોડી ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાતા આ વિસ્તારના ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓના ઉત્સાહમાં ખૂબ વધારો થયો છે, આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થયો છે અને આ સંગઠનની ટીમની તાકાત વધવાને કારણે ભારતીય જનતા પાર્ટી વાઘોડિયા વિસ્તારની આ સીટને આસાનીથી જીતી। कल ही फिल्मी दुनिया की बेहतरीन अदाकारा तबस्सुम ने इस फानी दुनिया से विदा ले ली। बचपन से ही फिल्मी दुनिया के साथ अपना नाता जोड़ने वाली बॉलीवुड की 80-90 दशक की बेहतरीन अदाकारा तबस्सुम आज हमारे बीच नहीं रहीं। उनको मिले हर रोल को उन्होंने पूरी शिद्दत से निभाया। दूरदर्शन पर आते उनके प्रोग्राम फूल खिले हैं गुलशन गुलशन को आज भी लोग नहीं भूले हैं। उस दौर के लोग उन्हें आज भी याद करते हैं।
तबस्सुम का गुजरना अपने आप में एक बहुत दुखद घटना है, क्योंकि वो बेबी तबस्सुम के नाम से जानी जाती थी, मगर वो एक अदाकारा ही नहीं, एक बहुत अच्छी इंसान थी। मैं करीबन 50 साल फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं कुछ जानता हूँ तबस्सुम के बारे में, और उनके कुछ वाक़या ऐसे हैं कि जिसे समाज को या मानव जात को या किसी और को भी कुछ प्रेरणा दे या कुछ मैसेज दे। हुआ यूँ था कि जब बॉम्बे दूरदर्शन पर से फूल खिले हैं गुलशन गुलशन करके एक प्रोग्राम आया करता था, तो उस ज़माने में जो बांद्रा स्टेशन है उसके पास कुछ 6 रास्ते इकट्ठे होते हैं, तो 6 रोड्स जिसे बोलते हैं, वहाँ सिग्नल बंद होने से एक गाड़ी रुकी वहाँ पर, और कांच के दरवाजे से एक कटोरा अंदर आया और किसी ने बोला, बाबा कुछ दे दो, कुछ दे दो। तो तबस्सुम ने उस आदमी के सामने देखा और बोला, परशुराम तुम? भाई परशुराम वी शांताराम के कई पिक्चरों में 3rd लीड में काम करते थे, हीरो नहीं थे, कैरेक्टर आर्टिस्ट भी नहीं थे, और शांताराम की काफ़ी पिक्चरों में 3 बत्ती 4 रास्ते, ये वो काफ़ी पिक्चरें काम की थी। जागते रहो में भी उनका एक अच्छा रोल था। तो जैसा बोला तबस्सुम ने कि परशुराम तुम, तो उसने अपना मुंह ढक दिया और ज़रा भागने लगा। बोले, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, गाड़ी में बैठ जाओ। तबस्सुम ने उसको गाड़ी में बिठाया और ड्राइवर को बोला, गाड़ी वापस ले लो, जिस प्रोग्राम के लिए हम जा रहे हैं वो कल करेंगे। और सीधी गाड़ी आई दूरदर्शन वर्ली के स्टूडियो में और इनका इंटरव्यू लिया। परशुराम के साथ काफ़ी बातें की। परशुराम की एक ख़राब हैबिट वो थी कि वो दारू बहुत पीते थे, और दारू में उनका जीवन बर्बाद हो गया था। चूँकि तबस्सुम ने उनको देखा था, कई फिल्मों में देखा था, शायद उन्होंने उनके साथ काम भी किया होगा, तो वो उनका इंटरव्यू ले रही थी। जब इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो एंड में तबस्सुम ने बोला कि परशुराम, लाखों लोग ये प्रोग्राम अभी देख रहे हैं, तुम्हें कुछ कहना है? तो परशुराम एक शब्द बोले, एक वाक्य बोला, ओनली 1 सेंटेंस ही स्पोक एंड ही सेड कि मेरे पर जो गुजरी है वो और किसी के पर न गुजरे। हुआ यूँ कि वो प्रोग्राम चूँकि बहुत पॉपुलर प्रोग्राम था, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शंकरराव चौहान वो प्रोग्राम देख रहे थे। उनकी आंखों में से आंसू आ गए। वो एक फिल्म स्टार की ये हालत होती है। उन्होंने इमीडिएटली सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो होता है सरकार का, वहाँ फ़ोन करके सूचना दी कि परशुराम का एड्रेस निकालो, कहीं से भी उसको ढूंढ डालो और उसको मंथली पेंशन दे दो, और उसका जो खोली का जो किराया बिरा है वो भर दो। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि एक ऑडियो विजुअल यानी एक छोटा सा सीक्वेंस क्या रंग लाता है, इसका एक मिसाल है। और इसीलिए हम तबस्सुम को बहुत मानते हैं, क्योंकि मैंने परशुराम को इसलिए देखा था कि जब शांताराम के स्टूडियो में काम करता था 60 to 62 बाद 1960 to 1962 मेरा रोज़ शांताराम के स्टूडियो में आना जाना था। ये परशुराम वहाँ से यहाँ से वहाँ ऐसे घूमते रहे। इवन जितेंद्र एक्टर भी घूमता रहता था, क्योंकि उस वक्त वो एक्स्ट्रा आर्टिस्ट था, उसका नाम रवि कपूर था। तो कहने का मतलब क्या है कि फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जहाँ कम्युनल हार्मनी और वहाँ जो गरीबों पर जो हमदर्दी है वो काफ़ी, हाँ इतना ज़रूर है कि उसको किसी के सामने आना चाहिए, वरना किसी को पता नहीं चलेगा भाई परशुराम क्या करता है क्या नहीं। वो भीख मांगता था, तो एक तबस्सुम की उसकी नज़र उसके ऊपर पड़ी, उसने ये मैसेज कन्वे किया। एसपी चौहान का ये देखना और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को सूचना देना, उसको पेंशन चालू कराना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये फिल्म इंडस्ट्री है, और फिल्म इंडस्ट्री में कम्युनल हार्मनी जैसी कोई चीज़ मैंने 50 साल में देखी नहीं है। क्योंकि लाइटमैन क्रिश्चियन होगा, कैमरा मुसलमान होगा, एक्टर हिंदू होगा, कोई दलित होगा, कोई शेड्यूल कास्ट का होगा, वॉट सब लोग अपने आप से इतने काम करते मैंने अपनी आंखों से 50 साल तक ये देखा है। और मुझे ये उम्मीद है कि फिल्म इंडस्ट्री सोल बोलते कोई इडियट बॉक्स है टेलीविज़न,
ऐसा नहीं है। वहाँ से भी अच्छे मैसेज आप ले सकते हैं, लोगों के लिए काम कर सकते हैं, आपका मैसेज जा सकता है। ऐसा बहुत बार मैंने देखा है। तो मेरी एक तबस्सुम जब गुजर गई है तो उसके लिए मैं मेरी संवेदना प्रकट करता हूँ, मैं मेरे कॉन्डोलेंसेस करता हूँ। और दूसरी बात, तबस्सुम के पिताजी हिंदू थे और तबस्सुम के शौहर यानी पति भी हिंदू थे। और आपको ताज्जुब होगा, जो अरुण गोविल जो राम राज्य के राम बनते, उसके भाई तबस्सुम के शौहर थे। कच्छ में रापर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी भच्चू अरेठिया ने भाजपा पर उन पर हमला करवाए जाने का आरोप लगाया है। कच्छ में रापर विधानसभा मत क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी वीरेंद्र जाडेजा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार हैं भच्चू अरेठिया। आज उन्होंने भाजपा प्रत्याशी द्वारा उन पर हमला करवाए जाने का अंदेशा जताया है। उनका कहना है कि भाजपा ही हमला करवाता है और पुलिस प्रशिक्षण भी वही मांगता है। उन्होंने कहा कि वे भाजपा की कायर हरकतों से डरने वालों में से नहीं हैं। सही काम के अंदर हमारे ऊपर कुछ गुंडा तत्वों ने कुछ छोटी मोटी बवाल की। ये हमारे प्रत्याशी उम्मीदवार जो बीजेपी का उम्मीदवार है, उसने आज एसपी को पत्र जारी किया कि ये बच्चू भाई को सिक्योरिटी दिया जाए। हमला भी वो करवाए और सिक्योरिटी भी वो देने की कोशिश बात करे। ये बात समझ में आती है कि उनके गुंडे, उनके मवाली हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के संविधान कुछ है, भारत की कुछ कायदो व्यवस्था है। हम ऐसे गुंडा तत्वों से कभी डरने वाले नहीं हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के बीच जा रहे हैं और लगातार कैंडिडेट को आपसे रूबरू करा रहे हैं, क्योंकि वोट आखिरकार आपको करना है। आज मैं पहुंची हुई हूं 140 डभोई विधानसभा, वडोदरा जिला की एक महत्वपूर्ण विधानसभा डभोई, जहां पिछले 5 सालों तक भारतीय जनता पार्टी का राज रहा। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी का राज रहा, लेकिन उसके बावजूद डभोई में काफी सारी समस्याएं सामने आई है। आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस प्रत्याशी बालकृष्ण पटेल, जिन्हें बालकृष्ण ढोलर के नाम से पूरा डभोई जाता है। वडोदरा से भी ये नाम बिल्कुल अनजाना नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ओरिजिन है। भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष भी रह चुके हैं बालकृष्ण ढोलर। बालकृष्ण भाई से डायरेक्ट बात करेंगे। बालू भाई, સૌથી પહેલા તો ડભોઈ વિધાનસભામાં શું માહોલ ચાલી રહ્યો છે અત્યારે? ડભોઈ વિધાનસભાનો માહોલ એક જ ચાલી રહ્યો છે કે સ્થાનિક અમારા ઉમેદવાર है, यहाँ का रहने वाले हैं, यहाँ का लोकल है और खेडूत पुत्र है। किसान परिवार में से मैं आता हूँ, मैं खुद खेती करता हूँ, इसलिए डभोई का माहौल बहुत अच्छा है। किसान पुत्र है और ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं बालकृष्ण भाई। और लगातार लोगों के बीच रहने वाले नेता इन्हें कहा जाता है। जब भी किसी को कोई ज़रूरत होती है, जब भी समस्याओं से डभोई के लोग, भले ही वो सत्ता में नहीं है, लेकिन बालकृष्ण भाई के पास आते हैं। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने इस बार बालकृष्ण ढोलर को यहाँ का टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आप यहाँ आए हैं, શું કારણ હતું ખાસ કઈ? ભારતીય જનતા પાર્ટી છોડવાનું કોઈ કારણ ખાસ હતું નહીં, ફક્ત મને વિધાનસભામાં 2017માં ટિકિટ ન આપવામાં આવી। પછી જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીના દરમિયાન મારા દીકરાને એક જિલ્લા પંચાયતની નાની સરખી ટિકિટ આપવામાં ન આવી। દીકરાએ મારું ન માન્યું એટલે એને ઉમેદવારી ફોર્મ ભરીને ચૂંટણી લડ્યા। પાર્ટીએ મને સસ્પેન્ડ કર્યા। મારું કોઈ કારણ નહોતું, મારો કોઈ પણ ફોલ્ટ હતો નહીં, કોઈ પણ વિષય નહોતો, છતાં પાર્ટીએ મને અવગણના કરી। નાની હરખી સીટ જો આપણને ના આપી શકતા હોય પપ્પા, તો પછી આપણને વિધાનસભામાં ક્યાં સીટ આપવાના છે? ને મારું કામ 1981થી હું ગ્રામ પંચાયતનો 21 વર્ષની ઉંમરે સરપંચ હતો। 21 વર્ષથી આજ સુધીમાં ઘણી બધી સંસ્થામાં મેં વહીવટ કર્યો છે, ઘણી બધી જગ્યાએ કર્યો છે। તાલુકા પંચાયતનો પણ હું સદસ્ય રહી ચૂક્યો છું। પ્રમુખ સ્વામી હોસ્પિટલનો જે ટ્રસ્ટ છે મારું, કે જે ટ્રસ્ટમાંથી મેં પ્રમુખ સ્વામી હોસ્પિટલ ગિફ્ટ આપેલી છે, એ ટ્રસ્ટો પર આજે હું ચેરમેન છું। ડભોઈ વેપારી મહાજનનો પણ હું આજ પર લગે પ્રમુખ છું, 99થી આજ સુધી પ્રમુખ છું।
એટલે ઘણી બધી સંસ્થાની અંદર મેં વહીવટ કરી ચૂક્યો છું. આજ સુધી મારે એક પણ પત્રકારે મારા વિશે કોઈ લખી શક્યા નથી. એ ભગવાન સ્વામિનારાયણ એક આશીર્વાદ છે. જાહેર જીવનમાં રહેવું અને કંઈ પણ જગ્યાએ આપણો કોઈ પણ તકલીફ લખી ના શકે કે કોઈ આક્ષેપબાજી કે એલિગેશન ન થયા ને એ મારા માટે સદભાग्य છે. बालकृष्ण ढोलार इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शैलेश मेहता को कड़ी टक्कर दे रहे हैं. यहाँ माहौल भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे का दिख रहा है, क्योंकि एक और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा सिंबल है, वहीं कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा किए गए काम जो है वो डभोई की जनता को कहीं ना कहीं आकर्षित कर रहे हैं. बालूभाई, डभोईની સમસ્યાઓ શું છે જેના પર હજુ સુધી કામ નથી થયું? તમે પણ અહીંયા પ્રતિનિધિત્વ કરી ડભોઈની સમસ્યા ખૂબ જ છે. છેલ્લા 5 વર્ષમાં કામો થયા નથી. મારા વખતની અંદર તો મેં ખાતમુહૂર્ત કરીને બીજે દિવસ કામ ચાલુ થતા હોય છે. અહીં ખોટા વાયદા થઈ રહ્યા છે, કામગીરી થઈ નથી. કિસાનોને છેલ્લા 5 વર્ષથી કેનાલો બંધ છે, કેનાલોની અંદર સાફ સફાઈ થતી નથી, કેનાલોની દુરસ્તી થતી નથી, ખેડૂતોને ટાઈમે પાણી મળતા નથી. આજે પણ ખેડૂતોને ખૂબ તકલીફ છે પાણી માટેની. જ્યારે મારા સમયની અંદર મારો મોબાઈલ 24 કલાક ચાલુ હોય છે. મેં જાહેરમાં પણ બોલું છું કે મારો મોબાઈલ કોઈ પણ વ્યક્તિએ ના ઉપાડ્યો મેં અથવા મિસ કોલ આવ્યા પછી પણ ફોન ના કર્યો હોય તો મને જણાવી શકો છો. ને જ્યારે ખેડૂત મને ફોન કરે કે મારી કેનાલમાં પાણી નથી ને મારે ખેતરમાં પાણીની જરૂર છે, હું બીજે જ દિવસે એના ખેતર પાણી પહોંચતું થાય એવો અધિકારીને સૂચના આપતો હતો. ને આજે મારા ખેડૂતોને એનો સંતોષ છે. ખેડૂતો આજે પણ કહે છે કે સાહેબ તમારા ગયા પછી કેનાલમાં પાણી ગયું છે. એટલે ખેડૂતો માટેની હમદર્દી એટલા માટે છે કે હું જાતે ખેતી કરું છું ને ખેતી જ્યારે હું કરતો હોય ત્યારે ખેડૂતોની હમદર્દી મને ખબર છે. ખેતીની જ્યારે હમદર્દી મને ખબર હોય ત્યારે મારા ખેડૂતો માટે મારે ધ્યાન આપવું વિશેષ છે. તુવેરની ખરીદી હોય તો તુવેરની ખરીદી મારે ત્યાં જ્યારે થઈ હતી ત્યારે એમણે ફક્ત પંખાથી સાફ કરીને તુવેર આપવાની હતી. આજે તુવેર ગ્રેડિંગ કરીને આપવી પડતી હોય છે. એટલે એના માટે પણ સરકારમાં ધ્યાન લીધું નથી. ખરેખર ખેડૂતોને ખૂબ મુશ્કેલી છે. ખેડૂતોને વાર્ષિક હિસાબમાં એમના સોદા નથી મળતા. ખેડૂતોની ખર્ચાની અંદર નુકસાની ખૂબ મોટી જાય છે. ખેડૂતોને સહાય કરવી એ મારી પ્રાથમિક ફરજિયાત છે. ને હું તો જમીન ઉપર ચાલતો માણસ છું, એટલે મને તો જમીન સાથે જોડાયેલો છું. ખેડૂત છું જાતે. હું તો ડભોઈમાં પણ બાઇક લઈને ફરું છું આજે પણ. એટલે મને એનો આનંદ છે કે મારે જ્યારે જનતા સાથે મારે રહેવાનો આનંદ છે ને જનતાનું કામ કરવું એ મારા માટે ખૂબ આનંદનો પ્રસંગ છે. હું જ્યારે જુઓ ત્યારે અવેલેબલ હોય છે. ડભોઈનો સ્થાનિક છું એટલે મારી માટે મુલાકાત માટે કોઈને કોઈ તકલીફ નથી હોતી. મારા નાનો છોકરો મને ફોન કરે તો પણ એને જવાબ આપું છું. અને 10 કામોથી કદાચ 8 કામ થયા છે, 2 કામ ન પણ થયા હોય છતાં પણ મારા જનતા મારા માટે ખુશ છે. जमीन से जुड़े हुए नेता है और किसान पुत्र है, यहाँ रहते हैं और इसीलिए लोगों से सीधे सीधे जुड़ पाते हैं. जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है शैलेश मेहता, मैं यहाँ जब सर्वे करी थी, कुछ लोगों से बातचीत भी कर रही थी, तब ये सामने आया कि हम जल्दी शैलेश मेहता को फोन नहीं कर पाते हैं. उन तक पहुँचना हमारे लिए इतना आसान नहीं होता है जितना हम बालू भाई से कनेक्ट हो पाते हैं या उनसे हमारी जो समस्या है वो हल होती है. तो इस तरीके के ये जो नेता हैं इसलिए पसंद किए जा रहे हैं. लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सिंबल हमेशा एक बहुत बड़ा सिंबल माना जाता है और सिंबल पर ही प्रत्याशी चाहे कोई भी हो चुन कर आता है. गुजरात में तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है. कई सालों से 27 सालों से यहाँ पर शासन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का और इसीलिए कांग्रेस अब कहीं ना कहीं गुजरात में लगातार पिछड़ती जा रही है. कांग्रेसने सीटों ઓછી થતી જાય છે. લાસ્ટ ટાઈમ 77 મળી, પણ આ વખતે કોંગ્રેસ જે છે અમુક જગ્યાએ છે ત્યાં તો કેન્ડિડેટ બહુ જ સ્ટ્રોંગ છે, પણ અમુક જગ્યાએ કોંગ્રેસ પાર્ટીના સિમ્બોલ પર ઇલેક્શન જીતવું થોડુંક મુશ્કેલ લાગે છે. એવું તમે માનો છો બાલુભાઈ? આ વખતે નથી માનવાનો સંભવ રહેતો કે કોંગ્રેસ પાર્ટીના જે મુદ્દા છે એના મુસદ્દો છે, એમણે જે ખેડૂત લક્ષી આપ્યો છે, ગામડાના લક્ષ્ય આપ્યો છે, મોંઘવારીને લક્ષ્ય આપ્યો છે, 300 યુનિટ લાઇટ મફત આપવા માટેનું જે એમણે એક સૂચન આપ્યું છે કે એનો જે અમલ કરવાના છે. બહેનો માટેનો પણ જ્યારે દૂધ માટે લીટરે 5 રૂપિયાની સહાય આપવા માટે છે. ગરીબો માટે પણ જ્યારે સહાય કરવાની અનેક યોજના હોય ત્યારે આ કોંગ્રેસ માટે આ વખતે સરકાર બનાવવાના પૂરા ચાન્સીસ છે. ને ક્યારેય આ વખતે ઓછી સીટો નહીં આવશે એ પણ એક નક્કી છે. કોંગ્રેસની અંદર આજે પણ કામગીરી કરવાની અંદર સક્ષમ નેતાઓ છે જ. એટલે આપણને કોંગ્રેસ માટે માન છે. અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના કરતાં આજે મોંઘવારી દૂધ, દહીં, છાશ, ઘી ક્યાંય પણ એક જગ્યાએ બાકી નથી. મોંઘવારી આજે ગામડાના લોકોને ખૂબ જ નડી રહી છે.
આજે મુશ્કેલી પણ ગામડામાં એટલી બધી છે કે તેલનો ડબ્બો 1200-1500નો ડબ્બો આજે 3000-3200 રૂપિયા થઈ ગયા. ગેસનો બોટલ 450-500 રૂપિયાનો આજે 1200 રૂપિયા થઈ ગયા. આવી અનેક જે સમસ્યાઓ જ્યારે ગામડાની અંદર હોય ત્યારે, ને ગામડાની અંદર જ્યારે આ ગેસના બોટલ ફ્રી આપવામાં આવ્યા હતા, એ જ ગેસના બોટલને આજે 1200 રૂપિયા થયા. એટલે ઘણી જગ્યાએ તો ગેસના બોટલ ક્યાં મૂક્યા છે ખબર નથી, અથવા બાજુ પર મૂકીને લાકડાથી એમનું બળતણ કરી રહ્યા છે. એટલે આજે તકલીફ એ થઈ છે કે એક વાર ટેવાઈ ગયા ફેસિલિટીથી, ગેસના બોટલથી, ને હવે ગેસનો બોટલ મોંઘો પડે છે. એમની પાસે 1200 રૂપિયા ગેસ ભરાવાના પણ નથી હોતા. અસંખ્ય પરિવાર એવા છે ગેસના બોટલ બાજુ પર મૂકી અને આજે લાકડાથી ચૂલા કરી રહ્યા છે. समस्याएं बहुत सारी है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी गुजरात की दो लीडिंग पार्टी और बालूभाई ने दोनों ही पार्टीज को काफी नजदीक से देखा है. बालूभाई, તમે ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે પણ ઘણા વર્ષો સુધી જોડાઈ રહ્યા, એટલે તમે भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा પણ જોયેલી છે, समझेली है और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से भी अब आप जुड़े हुए हैं. બંને પાર્ટીમાં ફરક શું છે? બંને પાર્ટીમાં ફરક બે વસ્તુનો છે કે પણ નેતૃત્વ એક જ જે આજ્ઞા કરે, જે હુકમ કરે એ જ કામ કાર્યકર્તાઓને કરવું પડે છે. અહીંયા કાર્યકર્તા ક્યાં એવું પાર્ટી માને છે, કોંગ્રેસની અંદર કાર્યકર્તાની સૂચન ઉપર સુધી અમલ થાય છે, જ્યારે પણ ઉપર નેતાઓનો હુકમ નીચે સુધી આવતો હોય છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીનું નથી સાંભળતા નેતાઓ, પાર્ટી નથી સાંભળતી નેતાઓનું. એ નેતાઓ સાંભળે છે ખરા, પણ પોતાની મનમાની કરે છે. જેને સાચું કામ કર્યું છે, 1981થી જાહેર જીવનમાં હું હોય ખૂબ સારી કામગીરી કરી, 1420 કરોડ રૂપિયાના મેં જ્યારે આખા વિધાનસભાની અંદર હિસાબો આપ્યા હોય, કામગીરી પણ ખૂબ હોય, મારા વિશે એક પણ વીક પોઈન્ટ નહોતો, છતાં ગમે તે ઘડીએ ઉતારી પાડવામાં આવે. આજે અસંખ્ય સિનિયર નેતાઓને પણ બાજુ પર સાઇડલાઇન કરી દીધા છે. કેટલા બધા નેતાઓને આજે સાઇડલાઇન કરી દીધા. વડોદરા જિલ્લાની જુઓ તો મધુસિંહ વાસ્તવ જુઓ, દિનુ મામા જુઓ, સતીશભાઈ જુઓ, આ બધા અમારા સાથેના કેડરના બધા જ નેતાઓ જિલ્લાની અંદર પણ બાયપાસ કરી ચૂકવા દીધા છે. એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટીની અંદર નાના કાર્યકર્તા નહીં પણ કોંગ્રેસમાંથી આવેલા હોય તો એમને પહેલી માન સન્માન મળે છે, અને જૂના કાર્યકર્તાઓની અવગણના કરવામાં આવે છે. જ્યારે કોંગ્રેસની અંદર નાનામાં નાના કાર્યકર્તાનું માન સન્માન સચવાય છે. કોંગ્રેસની અંદર આજે નાનામાં નાના ગામડાની અંદર ને આજે કોંગ્રેસના સભ્ય આદિવાસી છે. આદિવાસી વધારે પડતા સભ્યો કોંગ્રેસના છે, અને જ્યારે આદિવાસીનું માન સન્માન હચવાતું હોય એ પાર્ટી માટે માન સન્માન અમારે પણ છે. આજે भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों के बीच ये बड़ा डिफरेंस है. भारतीय जनता पार्टी को सुशासन वाली पार्टी तो जरूर कहा जाता है, लेकिन अंदरूनी रूप से जब नेताओं से बात होती है ये जरूर माना जाता है कि कहीं ना कहीं पार्टी कभी भी किसी भी नेता को ऊपर नहीं उठने देती है और पार्टी से बड़ा नहीं होने देती है. जब कुछ नेता पार्टी से बड़े हो जाते हैं तब उनका हाल जो मधु श्रीवास्तव का होता है वैसा होता है. लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल पहले यहाँ से वडोदरा से लाकर शैलेश मेहता को मैदान में उतारा और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर वो जीत कर भी आए. एना માટે શું કહેશો બાલુભાઈ? ભારતીય જનતા પાર્ટીના સીટ પર વડોદરાથી આવેલા એક ઉમેદવાર જીતી જાય છે. જીતી જવાનું એક જ મુખ્ય કારણ હતું કે 2012થી 17ની અંદર મારી જે કામગીરી 1400 કરોડ રૂપિયા ઉપરની હતી, અને બધા જ જનતાજનને અમે એક જ કીધું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું છે, મારું નથી કામગીરી. અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની કામગીરીની બધા જ મતદારોને માનસિકતા એક જ હતી કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ધારાસભ્યો હોય તો ગ્રાન્ટ ખૂબ મળે છે, વિકાસ ખૂબ થાય છે, અને એ વિકાસ થાય છે એના લીધે એમને પણ લાભ મળ્યો હતો. એમની સાથે અમે ફર્યા હતા, છતાં પણ એમણે એમ જ કહ્યું કે બાલકૃષ્ણભાઈ અમારી વિરુદ્ધમાં ગયા છે અને આ હરીફ છે મારા, એમ કરીને જાણીબૂજીને મને સાઇડલાઇન કરવામાં આવે છે. જો એમણે મને સાઇડલાઇન ન કર્યા હોત ને તો આજે ફરતી ધારાસભ્ય હોત, હું આ રીતે ઉમેદવારી ન પણ કરી હોત. 5 વર્ષ તમે ખૂબ કામ કર્યું અને 5 વર્ષ હવે શૈલેષભાઈએ કામ કર્યું. હવે ડભોઈનો માહોલ શું છે? ભારતીય જનતા પાર્ટીને એટલી જ લોકપ્રિયતા મળી રહી છે કે હવે કોંગ્રેસ પાર્ટી તરફ લોકો વળી શકે છે આ વખતે? આજે હું દરેક ગામડે જઉં છું, દરેક વિસ્તારમાં જઉં છું તો ફક્ત એક જ કહે છે અમે બાલકૃષ્ણભાઈ પટેલને ઓળખીએ છીએ, અમે આજે કોંગ્રેસ ભાજપને અમે નથી ઓળખતા. એવી પણ આજે ઘણી બધી જગ્યાએથી અમને જાણવા મળે છે અને વાતો પણ કરે છે. જનતા જનાર્દન બોલે છે કે બાલકૃષ્ણભાઈના નામથી અમે વોટ આપવાના છે, કોંગ્રેસ કે ભાજપ કરવાના નથી આ વખતે, એ માટે નિશ્ચિત છે. ડભોઈમાં તમે ખેડૂતોની તો વાત કરી, અહીંયા રોડ, ગટર, રસ્તા જે બુનિયાદી સુવિધાઓ હોય છે એની શું સ્થિતિ છે ડભોઈમાં? ડભોઈની અંદર છેલ્લા 2 વર્ષની અંદર એક પણ ટેન્ડર બહાર નથી પડ્યું. ડભોઈની અંદર મારા સમયની અંદર એક જ પમ્પિંગ સ્ટેશન ગટર લાઇનનું હતું, તો મારા સમયની અંદર બીજા 4 પમ્પિંગ સ્ટેશન અને ગટર લાઇનોનું પમ્પિંગ સ્ટેશનો મૂકવામાં આવ્યા હતા. તો પમ્પિંગ સ્ટેશનો આજે ઓપરેટિંગ કરતા નથી. પીવાના પાણીની સમસ્યા જુઓ તો 4 ટર્બાઇનમાંથી 1 કે 2 ટર્બાઇન ચાલે, 2 ટર્બાઇન બંધ હોય છે. એટલે જે આયોજન કરવું જોઈએ, જે વહીવટ કરવો જોઈએ એ વહીવટ આજે ખાડે ગયેલો છે. આજે અમને સફાઈ કામદારની અંદર જે ટીમ નીમવામાં આવી હતી, સફાઈ કામદાર માટે મહેકમ મંજૂર કર્યો સરકારશ્રીએ, ને એ મહેકમની અંદર જે લેવાના હતા સભ્ય, એના બદલે હરિજન જ્ઞાતિના લેવાના બદલે બીજા સભ્યો લઈ ને એ જે ગટર લાઇન સાફ કરવા માટે એમણે નિમણૂકો કરી છે. ક્યારે બીજા
જે સભ્યો છે એ ક્યારેય જવાના નથી, સાફ સફાઈ કરવા નથી. જેને સમાજની સાફ સફાઈને જે કરી રહ્યા છે એવા લોકોને જેને બદલે બીજી પસંદગી કરી છે. એટલે આ તકલીફ આજે ડભોઈની સાફ સફાઈની પણ છે. ડભોઈની અંદર આજે પારાવાર ગંદકી છે. ગંદકીને સાફ સફાઈ કરવા માટે ખૂબ જ મહેનત માગે એવી સ્થિતિ આજે ડભોઈ છે. દર્ભાવતી નગરીને બદલે દુર્ગાવતી નગરી બની એવું આજે લોકો કહે છે, એવું મને ખબરમાં આવી રહ્યું છે. હું જ્યારે જનતાની વચ્ચે જાઉં છું ત્યારે. અને ડભોઈમાં શિક્ષા અને સ્વાસ્થ્ય આ બે મુદ્દા પર કેટલું કામ થયું છે અને હજુ કેટલી જરૂર છે અહીંયા શિક્ષણ વ્યવસ્થા સુધારવાની કે લોકોને સ્વાસ્થ્ય સેવાઓ વધારે સારી મળી શકે? એના માટે શું થઈ શકે એમ છે? શિક્ષણ સંસ્થા માટે 8 થી 10 સંસ્થાઓ છે, ખૂબ સારી રીતે કાર્યરત કરી રહી છે. પણ છતાં એક માનસિકતા છે કે બરોડા જઈને મારા દીકરાને ભણાવવું, મારી દીકરીને ભણાવવું, મારા પરિવારને રહેવું, એટલે ક્રેઝ થઈ ગયો છે. ને ક્રેઝને લીધે મોટાભાગના પરિવારો વડોદરા તરફ વહી રહ્યા છે અને સામાન્ય અને ગરીબ માણસ માટે આજે શિક્ષણ પ્રથા ખૂબ જ મોંઘી છે. ખરેખર એને સરકાર તરફથી જે સહાય તરીકે મળવી જોઈએ એ યોજના ડભોઈની અંદર ખૂબ ઓછી છે. ને જ્યારે ત્યારે પણ આ જાહેર સરકારમાં અમે કહ્યું હતું પણ એના માટે હજુ અમલ થયો નથી. એ અમને એક મન દુઃખ વાત છે. અત્યારે તમે લોકોની વચ્ચે જઈ રહ્યા છો, લગાતાર ચૂંટણીનો પ્રચાર પણ થઈ રહ્યો છે. શું માહોલ લાગી રહ્યો છે? ભારતીય જનતા પાર્ટી અને કોંગ્રેસની જે સીધી ટક્કર છે, લોકો શું કહી રહ્યા છે? લોકો એક જ કહે છે કે અમે અત્યાર સુધી કોંગ્રેસને વોટ નથી આપ્યો, તમારા લીધે અમે કોંગ્રેસને વોટ આપવાના છે. તમે ખેડૂત છો, જનતાની અંદર વચ્ચે રહેનારો છો, સ્થાનિક છો, ગમે તે ટાઈમે અમે તમને મળી શકીએ છીએ. તમારા ઘરે આવવા માટે, ઓફિસે આવવા માટે, કોઈપણ મુલાકાત માટે અમને કોઈપણ તકલીફ નથી થતી. એ અમારા માટે સદભાગ્ય છે. मैं भी जब लोगों के बीच जाती हूँ, लोग जरूर कहते हैं कि ये समस्या है, वो समस्या है, बहुत सारी समस्याओं का बयान करते हैं, लेकिन जब वोट पड़ते हैं तब वो भारतीय जनता पार्टी के हक में पड़ते हैं. ये पिछले कई सालों से गुजरात का ट्रेंड रहा है. क्या इस बार ये ट्रेंड बदलेगा? क्योंकि इस बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी तो है ही, कांग्रेस पार्टी टक्कर भी दे रही है और आम आदमी पार्टी भी अपने अपने दावेदार कर रही है. इसी बीच तिकोने जंग के बीच गुजरात इस बार फंसा हुआ है और इसीलिए गुजरात की जंग इस बार काफी दिलचस्प हो गई है. 1 दिसंबर को, 5 दिसंबर को गुजरात वोट करेगा और 8 दिसंबर को परिणाम आएंगे. नजर VNM टीवी की पूरी बनी हुई है, लेकिन प्रत्याशियों को आपसे सीधे हम इसलिए मिलवा रहे हैं ताकि आप बेहतर तरीके से वोट कर सके, आप अपने प्रत्याशी को जान सके, आपके लिए 5 साल तक आपके प्रत्याशी क्या कर सकते हैं वो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. बालूभाई, एक छेल्लो सवाल. ડભોઈની જનતા તમને સમર્થન આપશે? કેવી રીતે લાગી રહ્યું છે? કેટલું સમર્થન ડભોઈની જનતાને જ્યારે પ્રચાર કરવો જોઈએ ત્યારે ખૂબ જ આવકાર મળે છે. ખૂબ જ કહેવામાં આવે છે કે સાહેબ તમારા વખતમાં જે વિકાસ થયો એ વિકાસ આ સમયે નથી થયો. ખાલી આશ્વાસન આપવામાં આવે છે, ખાતમુહૂર્તો કરવામાં આવે છે, પણ કામો થતા નથી. ખોટા આશ્વાસન ને ખોટા વાયદા આ જનતાને ગમતા નથી. અમારા વખતે તો અમે જ્યારે ખાતમુહૂર્ત કરવા જઈએ ત્યારે કામ તરત થતું હોય છે. મારા ગામની બાજુમાં કડોદરા અને ગોજાલીની વચ્ચે મારા સમયનો બ્રિજ બનાવેલો છે. બ્રિજની અંદર 5-10 લાખ રૂપિયાનું જ કામ બાકી છે. છતાં આજે 5 વર્ષથી એ બ્રિજને કામ પૂરું કરવામાં નથી આવ્યું. આ બાલકૃષ્ણભાઈનો બ્રિજ છે એમ કરીને એનું કામગીરી નથી કરી. એના લીધે આજુબાજુના 10 ગામોવાળા નારાજ થયા છે. એ બ્રિજને લીધે વાઘોડિયા જવા માટે અને વાઘોડિયાવાળાને ડભોઈ આવવા માટે ખૂબ જ નજીક રસ્તો થયો છે. પણ બ્રિજની અંદર 10 લાખ રૂપિયા ખર્ચો એટલે કોઈ વધારે ન કહેવાય. પણ એટલો ખર્ચો પણ 5 વર્ષમાં કર્યો નથી. એક જાણીબૂજીને નથી કર્યો અથવા એમને કંઈ ધ્યાનમાં નથી કે કંઈ પણ વસ્તુ હોય, પણ ગામ લોકોને ખૂબ જ લાગ્યું છે. ગામ લોકોએ વારંવાર રજૂઆત કરી પણ છતાં બ્રિજનું કામ થયું નથી. ઘણી બધી જગ્યાએ મારા સમયના જે રોડની મંજૂરી થયેલી છે એ રોડ હવે કામ ચાલુ કરવાનું છે તે પણ ખાતમુહૂર્તો કરીને જો સ્ટાર્ટ નથી થયા. એટલે ઘણા વાયદા, ખોટા વાયદા જનતાને ગમતા નથી. આજે જનતાને તો એક ઠોસ કામ જોવે છે. આજે મારું ખાતમુહૂર્ત થયું, બીજે દિવસે એનું કામગીરી ચાલુ થાય ને એ જનતાને આનંદ થાય છે. તેન તલાવ ગામની અંદર તેન તલાવનું કામનું તલાવને ડેકોરેટ કરવાનું કામ 2 વર્ષ પહેલાં ખાતમુહૂર્ત થયું હતું. આજે પણ કામ થયું નથી. એટલે તેન તલાવના માણસો આજે પણ કહી રહ્યા છે કે સાહેબ આ કામ અમારું નથી થતું. એવું જ ઘણી જગ્યાએ વડોદરામાં પણ જાણવામાં આવ્યું છે કે અમારા રોડના રસ્તાના કામો આજ લગી ખાતમુહૂર્ત થયા પછી પણ નથી થતા. આ એક આપણી દુર્ભાગ્ય છે કે કામગીરી થતી નથી. સરકારની અંદર જે કંઈ વિષય હોય પણ કામગીરી ન થાય એ જનતા માટે ખૂબ દુઃખ છે. જ્યારે ખરેખર ખાતમુહૂર્ત ત્યારે જ કરવું જોઈએ કે વર્ક ઓર્ડર આવે, કે વર્ક ઓર્ડર આવ્યા પછી જ્યારે કોન્ટ્રાક્ટર એજન્સી ફિક્સ થાય ને એજન્સી ફિક્સ થયા પછી એની મશીનરી લઈને આવે ત્યારે એની મશીનરી સાથે એનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવે તો યથાયોગ્ય કામ થતું હોય છે. અમારા સમયમાં એ પ્રમાણે જે કામ થતા હતા એક સમયના કામ ને જ્યારે મને મારા મતદારો કે મારા વિસ્તારના કોઈ પણ માણસ ફોન કરે તો હમીર સાહેબે તરત જ અધિકારીનો તેજ બૂંદથી સ્પીકર ઉપર સંભળાવીને કહી દીધું કે મેં અધિકારીને સૂચના આપી છે. મને મુલાકાતે આવે તો પણ એમને સ્પોટ જવાબ અપાવતો હતો અધિકારી પાસેથી, એને સૂચના પણ અપાવતો હતો. એટલે
મારા મતદારોને મારા વિસ્તારના બધા જ અગ્રગણ્યો વડીલોથી નાના બાળકોથી માંડીને મારા જે કામચીકગીરી છે એનાથી અમને સંતોષ છે. બાલુભાઈ, હમણાં જ એક સવાલ મારી સામે આવ્યો તો હું અહીંયા જ બહાર હતી ત્યારે કે ભાજપમાંથી ટિકિટ ના મળી એટલે બાલુભાઈ કોંગ્રેસમાં આવ્યા. હવે કોંગ્રેસ અગર ટિકિટ નહીં આપે જો આવનારા વર્ષોમાં તો શું પાછા તમે ભાજપમાં ભળી જશો? કોંગ્રેસે ટિકિટ તો મને આપી ચૂક્યો છું. મારી આજે 65-66 વર્ષની ઉંમર છે. હવે પાછળથી લડવું એ વિષય નહીં. મારે આજે પણ ચૂંટણી લડવાની તૈયારી નહોતી. સિદ્ધાર્થભાઈએ મને આમંત્રણ આપ્યું કે મારે ચૂંટણી નથી લડવી, આપ ચૂંટણી લડો. એટલે મેં સિદ્ધાર્થભાઈને સમર્થન આપ્યું કે તમે ચૂંટણી લડો, તમારી સાથે હું છું. પણ સિદ્ધાર્થભાઈએ પછી ના પાડી કે મારા કાર્યકરોને પૂછી લો. તો એમના કાર્યકરોએ પણ એક જ જવાબ આપ્યો કે બાલકૃષ્ણભાઈ આપણી મેં આવતા હોય તો આપણે વેલકમ કરીએ છીએ. આજે મને એક પણ કાર્યકર મારા માટે નારાજ નથી. અને જ્યારે ટિકિટ લેવી કે ના લેવી કે ચૂંટણી લડવી કે ના લડવી એ પછીનો વિષય છે. આજે તો મને કોંગ્રેસે ટિકિટ આપી છે અને કોંગ્રેસના સમર્થનમાં હું આજે ચૂંટણીનો કામગીરી પ્રચાર કરી રહ્યો છું. એમાં મને ખૂબ સારું સમર્થન મળી રહ્યું છે અને મારા કાર્યકર્તાઓ પણ આજે ખૂબ છે એના માટે. ગુજરાતમાં કોંગ્રેસની કેટલી સીટ આવવાની તમને આશા છે? ગુજરાતમાં આ વખતે કોંગ્રેસની સરકાર બનશે, 115થી 120 સીટ આવશે એવી પૂરી ધારણા છે. વડોદરા જિલ્લામાં જ્યારે આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું જેટલા અમે ધારાસભ્યો હતા આજે એ બધા ધારાસભ્યો કટોકટીમાં આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારને કોમ્પિટિશન ખૂબ જ છે. અને જ્યારે કિંગકોંગ કોમ્પિટિશન હોય ત્યારે જનતા શું જવાબ આપે છે એ 8મી તારીખે જ આપણને જાણવા મળશે. પણ જ્યારે એક જ જિલ્લામાં આવું હોય તો આ અસંખ્ય જગ્યાએ આવું છે. ને ભારતીય જનતા પાર્ટીના જૂના કાર્યકર્તાઓને જે સાઇડલાઇન કર્યા છે, મંત્રીશ્રીઓને સાઇડલાઇન કર્યા છે, બીજા મહાનુભાવોને પણ સાઇડલાઇન કર્યા છે કે જેમની અવગણના થઈ છે એ બધા ઘરે બેસીને શાંતિથી કામ કરશે એ માનવું મારા માટે અનિશ્ચિતતા લાગે છે. કે આ બધા જ મહાનુભાવો તો નહીં કરે પણ એમના ટેકેદારો કે એમના સ્નેહીજનોને પણ મનદુખ તો હશે જ. ને એ મનદુખનું પરિણામ શું આવશે એ 8મી તારીખે ખબર પડશે કે કેટલી ઓનેસ્ટ થઈને કેટલી રીતે કામગીરી કરી છે પાर्टी એ ત્યારે જ खबर પડશે. गुजरात में 182 विधानसभा सीट पर चुनाव हो रहे हैं और इस बार परिवर्तन की उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को. उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता प्रणाली, कार्यप्रणाली से लोग नाराज है और ये नाराजगी वोटों में झलकती है कि नहीं वो जरूर गुजरात देखना चाहेगा. गुजरात के लोग इस बार क्या कांग्रेस पार्टी को विकल्प के रूप में पसंद करेंगे या नई आने वाली पार्टी को वोट करेंगे? ये एक दिलचस्प माजरा बना हुआ है, दिलचस्प वाकया बना हुआ है जिस पर नजर हमेशा बनी हुई है और आपको हमारे साथ इसीलिए पूरे ये जो पूरा 20-21 दिन का अब जो माहौल है उसमें जुड़े रहना है ताकि चुनाव से जुड़ी हुई हर गतिविधि आप तक पहुंच सके. बालू भाई, खूब खूब धन्यवाद हमारी साथ जोड़ा માટે. थैंक यू. आभार. और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए. जुड़े रहना है क्योंकि वोट आखिरकार आपको करना है. आप किंग मेकर हैं. किंग मेकर कभी भी कोई राजनेता नहीं होते हैं. किंग मेकर आप होते हैं. आप सत्ता बनाने वाले हैं और आपको सही सत्ता बनानी है क्योंकि 5 साल तक आपकी जो जरूरतें हैं, आपको जो सुविधाएं चाहिए वो यही जनप्रतिनिधि देने वाले हैं. और इसलिए अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट से सीधे सीधे हम आपको मिलवा रहे हैं ताकि आप उन्हें परख सके, उनके विजन क्या है, उनके वादे क्या है, उनके दावे क्या है, उनकी पार्टी की विचारधारा क्या है, वो आप तक पहुंच सके. वीएनएम को यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं, देखते जरूर रहिए. सब्सक्राइब कर लीजिए वीएनएम का यूट्यूब चैनल अगर अब तक नहीं किया है तो. फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर शेयर कीजिए और डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर वीएनएम की खबरों को आप 24 घंटे लगातार देख सकते हैं. देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ. नमस्कार. वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है. तो देखते रहिए वीएनएम टीवी. वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही. कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए. नमस्कार.